जिन्हें अपनी पढ़ाई करने में टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है या फिर कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती, वो जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। सेल्फ स्टडी करना चाहो वो कर लो या फिर ग्रुप में कर लो। अभी प्रीलिम्स 2022 के लिए हम लोगों ने कुछ प्लान किया है। 100 के आसपास मॉक टेस्ट हैं और करंट अफेयर की मैगजीन भी कवर करते हैं, मैप्स की भी स्टडी करते हैं। तो जिनको भी ज्वाइन करना हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यू कैन कॉन्टैक्ट एडमिन एंड ज्वाइन जूम लाइब्रेरी। पहला सेक्शन हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है। इसमें 4 टॉपिक हैं हमारे पास एंड 4 टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली क्रिमिनल लॉज पर बात की थी। उसके बाद सोशल मीडिया एंड पॉलिटिक्स में कि किस तरीके से लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा रिलाई करते हैं फॉर पॉलिटिक्स। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा था कि एक जो प्ली फाइल हुई थी उसके रिगार्डिंग काउंटर एफिडेविट क्या है माइनॉरिटीज़ के स्टेटस को लेकर। डेटा कॉलोनाइजेशन, एक राइटर और हिस्टोरियन है, उन्होंने एक स्टडी करके बताया है कि अगर आज के टाइम में हम लोग ज़्यादा रिलाई करेंगे डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी पर, तो फ्यूचर के अंदर किस तरीके से कॉरपोरेट्स वगैरह होंगे जो डेटा को हैंडल कर रहे होंगे और उसमें एक मोनोपोली आ जाएगी। उसके बाद 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं न्यूज़ इन शॉर्ट के, वो भी हम लोग देख लेंगे। PT 365 को लेकर भी आप लोगों के क्वेश्चन थे कि इसकी वीडियोस कब आएंगी। PT 365 की कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं होगी। हम लोग ये चीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम पिछली बार भी जूम लाइब्रेरी पर ही कवर किया था, तो इस बार भी जूम लाइब्रेरी पर ही कवर करेंगे। कब होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, वो सारी की सारी चीज़ें जूम लाइब्रेरी पर हैं। जूम लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे, उसमें एडमिन का यूज़र नेम आपको दिख जाएगा, यू कैन कॉन्टैक्ट एडमिन और आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ओपन करो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल की आईडी दी हुई है, तो अपने टेलीग्राम पर जाओ, वहाँ पर सर्च बार में लिखो @UPSC मंथली कंपाइलेशंस, नीचे स्पेलिंग देख लेना डिस्क्रिप्शन में, और चैनल ज्वाइन करके एंड यू कैन कॉन्टैक्ट एडमिन। तो बाकी वहाँ 24/7 लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, तो PT 365 का अगर होगा तो वहीं पर होगा, यूट्यूब पर तो नहीं होगा। इवन PDF भी आपको सारी की सारी टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएंगी और वहाँ पर रेगुलर रिमाइंडर्स वगैरह, डेली चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, वो आप चेक कर सकते हो, आपकी चॉइस है कैसे एक्सप्लोर करोगे, बट सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम। और हाँ, डेली एडिटोरियल भी तो पोस्ट होता है वहाँ पर, वो तो इम्पॉर्टेंट था। तो डेली हम लोग हिंदी में और इंग्लिश में एक पिछले मंथ का रिविजन का और एक प्रेजेंट डे का जो एडिटोरियल होता है वो पोस्ट होता है, सो वो ज़रूर चेक कर लेना। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पहला टॉपिक है क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट। तो रिसेंटली सेंटर यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है जहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम अपने क्रिमिनल लॉज को अमेंड करेंगे, यानी उनमें कुछ बदलाव लेके आएंगे। और इसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट है या फिर कोई इवन जैसे जुडिशरी भी हो गया, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, कुछ NGOs होते हैं, सिविल सोसाइटीज़ होते हैं, ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हिस्सेदार होते हैं, इनके सबके साथ कंसल्टेशन किया जाएगा। इवन जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, उन सब के साथ कुछ ना कुछ उनके सजेशंस लिए जाएंगे। तो क्रिमिनल लॉज क्या है इंडिया के अंदर, वर्ड अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। किसी भी तरीके का आप कोई अपराध करते हो तो उसके प्रति एक कानून बनाया जाता है, और ये कॉन्सेप्ट आता है हमारा कंकरेंट लिस्ट के अंदर। तो 7th शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ पर 3 लिस्ट गिवन है। लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट किस सब्जेक्ट पर लिस्ट कानून बनाएगी, स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट लिस्ट होती है, और एक कंकरेंट होता है। कंकरेंट के अंदर ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों के बीच में तो सेंटर का जो डिसीजन होगा वो वैलिड ज़्यादा रहेगा। बट अगर हम देखते हैं पुलिस एंड प्रिजन्स, ये फॉल करता है हमारा स्टेट लिस्ट के अंदर। तो हमारे पास इंडिया में मेजरली जो 3 एक्ट हैं, जैसे इंडियन पीनल कोड है, ये 1860 का है, ये काफ़ी पुराना है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 का, और इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का। अगर आप इंडियन पीनल कोड का टाइम देखोगे ना 1860 का, तो हमारा जो एक्ट आया था ना 1857 का टाइम सबको याद है, मंगल पांडे वाला जो इशू हुआ था 1857-58 वाले मेजर जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके बाद बनाया गया था ये। तो इंडियन पीनल कोड जो है ये एक मेन डॉक्यूमेंट है जहाँ पर हमारे सारे क्रिमिनल एक्ट्स को गवर्न किया जाता है, और उनके थ्रू जो भी पनिशमेंट देनी होती है वो सब इस एक्ट में लिखी होती हैं। ये एक्सटेंड होता है होल इंडिया के अंदर। अच्छा, UPSC आपसे इसी रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर प्रिजन और पुलिस जो है ये एक स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, तो क्या IPC पूरे इंडिया में लागू होता है या फिर हर स्टेट अपने अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई कर सकता है।
और इसके अलावा इसमें जो भी ऑफेंसेस होते हैं, यानी कि आपने जो भी अपराध किए होते हैं, तो चाहे वो इंडिया के अंदर किए हों, चाहे वो आपने कमिट किए हों बियॉन्ड, तो अगर ये लॉ जो है ना, इसके लिए जो पनिशमेंट्स होंगी वो उसके ऊपर लागू हो जाएंगी आपकी। ये इसी तरह के पॉइंट्स होते हैं, इन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चंस बन जाते हैं, प्रीलिम्स के स्टेटमेंट्स बन जाएंगे। फिर एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये 1973 में आया था, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। तो यहाँ पर किस तरीके से पुलिस की मशीनरी फंक्शन करेगी पूरा का पूरा, इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर रहेगा, एंड इसके अलावा कुछ कैटेगरीज कौन सी हो सकती हैं, बेल वाली कैटेगरी कौन सी है, नॉन बेलेबल क्या है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल क्या हो सकती है, एफआईआर को लेकर के किस तरीके से आपको एविडेंस को गैदर करना है, इंक्वायरी कैसे इनिशिएट करनी है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में। 1872 का ही, अब ये भी बहुत पुराना ही है, उसी ज़माने का ही है, इंडियन एविडेंस एक्ट है। इसके अंदर सारे के सारे नियम कानून इस बारे में कि एविडेंस यानी कि सबूत हमारे कोर्ट में कैसे पेश किया जाएगा। तो इस प्रोविज़न में बात की जाती है प्रोसीजर की भी, और आपके राइट्स क्या क्या होते हैं और किस तरीके से आप अपने क्लेम को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करोगे। अब हमें ये देखना है कि जब गवर्नमेंट ने ये बात की है कि दे वांट टू ब्रिंग इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू दी क्रिमिनल लॉज, तो ज़रूरत क्या पड़ी है। एक तो जैसे हमें इसको अकोमोडेट करना है विद द इवॉल्विंग सोसाइटी। सो एवरी डे द सोसाइटी इज़ इवॉल्विंग एट अ वेरी ग्रेट पेस। हर दिन कुछ ना कुछ हमारे समाज में बदलाव आते जा रहे हैं। जैसे हम आईटी एक्ट की ही बात कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एक्ट होता है, हर दिन टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाती है, तो पुराने जो लॉज होते हैं ना, दे स्टार्ट टू बिकम ऑब्सोलीट, तो उनको टाइमली अपडेट करना पड़ता है। हालांकि 1860 में बनाया गया इंडियन पेनल कोड था, लेकिन हर दिन अगर सोसाइटी अपडेट हो रही है तो हमारे पास नई नई सिचुएशंस आते रहते हैं, हमें उनको भी अपने एक्ट्स में ऐड करते रहना होगा। कुछ नए क्राइम्स भी हैं, कुछ ऐसे प्रावधान हैं, प्रोविजंस हैं जो पहले वाले एक्ट्स में नहीं थे, तो टाइमली उनको अमेंड करके नए को ऐड करना होता है। जिस तरीके से मॉब लिंचिंग वाला हो गया, इनके सबके कुछ अलग अलग तरह के लॉज होते हैं, कुछ स्टेट्स ने बनाए हुए होते हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स हो गया, वाइट कॉलर क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम्स हो गए, इनका आईपीसी में कोई रिकॉग्निशन अभी तक नहीं है, तो इनको भी ऐड करने की ज़रूरत है, इनको रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है हमें। फिर कोई भी जो कानूनी प्रक्रिया होती है, लीगल प्रोसेस होता है, उस पर जितना सिंपल होगा उतना ही उसको इम्प्लीमेंट करना ईजी हो जाता है। तो हमेशा से ही सरकार का एक मुद्दा रहता है कि पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना है। एक होता है डिसेंट्रलाइज करना, एक होता है सिंप्लीफाई करना। इवन आप लोग इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हो कि हम लोगों ने FPTP वाला सिस्टम क्यों चूज़ किया था, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला सिस्टम, रादर देन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, खास करके जो जनरल इलेक्शंस वगैरह होते हैं इन सब चीज़ों में, उसका रीज़न ये था सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट, इट रिमूव्स एम्बिग्यूटी एंड वेगनेस। तो एम्बिग्यूटी का मतलब ये होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को आप एक से ज़्यादा तरीक़ों से समझने की अगर कोशिश करते हो, जैसे कि फॉर इंस्टेंस की जो डिस्टिंक्शन यानी कि जो बेसिकली डिस्टिंक्शन मतलब जो डिफरेंस होता है एक कल्पेबल होमिसाइड के अंदर और मर्डर के अंदर। तो कल्पेबल होमिसाइड को डिफ़ाइन किया गया, लेकिन होमिसाइड को डिफ़ाइन नहीं किया गया है। अब अगर हम कल्पेबल होमिसाइड की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप किस तरीके से एक कैटेगराइजेशन होता है एक सर्टेन ऑफेंस का कि कैसे इलीगल तरीके से आपने किसी पर्सन को मार दिया हो, तो इन चीज़ों को डिफ़ाइन करना, इनमें एम्बिग्यूटी है बहुत सारी, इनके अंदर दो तरीके से मीनिंग्स निकल के आ रहे होते हैं, तो इनको अगर हम क्लियरली डिफ़ाइन कर देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे इवन हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो 1973 में जब केशवानंद भारती केस होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप छेड़ोगे नहीं, बट क्या बेसिक स्ट्रक्चर को यहीं पर डिफ़ाइन किया गया, कोई डॉक्यूमेंट है? नहीं है। उसी तरीके से माइनॉरिटी को भी डिफ़ाइन नहीं किया हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि ये केस टू केसेस हमको हैंडल करने पड़ते हैं। फिर इंडिविजुअल्स को उनका एक फेयर शेयर देना पड़ेगा, तो स्टेट्स को अपना एडवांटेज नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो प्रोसिक्यूटर होता है उस तरीके से। तो पहले भी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं क्या क्रिमिनल लॉ के अंदर? हाँ, 2013 के अंदर भी जो रेप लॉज होते हैं यानी कि जो बलात्कार वाले जो भी कानून होते हैं उनको थोड़ा सा और मजबूत किया गया था। उसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई थी, जैसे ओरल सेक्स, इन्फिल्ट्रेशन विद अदर ऑब्जेक्ट्स एंड स्टॉकिंग, इन सबको भी उस एक्ट के अंदर क्रिमिनलाइज कर दिया गया था। उसके बाद 2018 में दोबारा से अमेंडमेंट किया जाता है जहाँ फर्दर उसको और स्ट्रेंथन कर दिया गया था, और उसमें जो पनिशमेंट थी उसको 7 से 10 साल तक कर दिया गया था, खास करके जो रेप केसेस थे। एंड जो 12 ईयर्स से 16 ईयर्स की गर्ल्स जो लड़कियां होती हैं उनका भी प्रोविज़न ऐड किया गया था कि अगर उनके साथ भी कुछ गलत होता है उसमें पनिशमेंट कैसे दी जाएंगी। तो अमेंडमेंट टाइमली होते रहे हैं पहले।
अब हम ये देख लेते हैं कि हमने ये तो देख लिया नीड क्या है, ज़रूरत क्या है हमको, लेकिन अगर हम क्रिमिनल लॉज में चेंजेस करने जाएंगे तो हमारी मेजर रिक्वायरमेंट क्या होगी वहाँ पर। एक तो हम लोगों को मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना है। अभी तक भारत के अंदर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं कंसिडर किया गया है। ये बहुत पहले से लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन आई हुई है कि इस चीज़ को क्रिमिनलाइज़ किया जाए, और इस पर काफ़ी टाइम से पिटिशंस भी बहुत सारे हैं, पेंडिंग काम चल रहा है एक तरीके से। बहुत सारी कमेटीज़ ने भी इसकी डिमांड की थी, सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ ने इसकी डिमांड की थी, बट अभी तक नहीं है, तो इसके ऊपर काम करना है। दूसरा, कुछ ऐसे एक्ट है हमारे पास जहाँ पर हमको जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करनी है। जैसे इवन हम लोग सेक्सुअल ऑफेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर फीमेल स्पेसिफिक सेक्सुअल ऑफेंस की बात ज़्यादा की जाती है, उसमें मेल स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होती हैं। तो हमको वहाँ पर जेंडर न्यूट्रलिटी लानी, क्योंकि ऐसा पास्ट में देखा गया है कि किसी भी तरह का सेक्सुअल ऑफेंस होता है वो मेल्स के साथ भी होता है। तो लैंग्वेज को हमें क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट करना पड़ेगा। सेडिशन का जो लॉ है उसमें लैंग्वेज को लेकर के डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अब सेडिशन में क्या होता है ना, आप गवर्नमेंट की अगेंस्ट अगर कुछ बोल देते हो तो गवर्नमेंट आपको ऊपर सेडिशन लॉ के तहत आपको पनिश भी कर सकती है। अच्छा, ये ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे बहुत से पिटिशंस गए थे कि सेडिशन लॉ को हटा दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारा जो आर्टिकल 19 ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है। बट इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि नहीं, सेडिशन लॉ का होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा, एवरीवन वुड स्टार्ट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट और अनस्टेबल गवर्नमेंट हो जाएगी। अगर हम लोग देखते हैं इंडिया ने क्या चूज़ किया था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, और यूएस जाता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है, बट पार्लियामेंट्री स्टेबल नहीं होती लेकिन रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होती है। तो इंडिया ने चूज़ किया था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक ऐसी सिचुएशन अपने लिए क्रिएट कर ली थी जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट अनस्टेबल रहेगी। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो हमारी गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप सेडिशन लॉस को भी बिल्कुल ही हटा दोगे तो कोई भी गवर्नमेंट को बार बार क्रिटिसाइज़ कर रहा होगा, ज़्यादा क्रिटिसिज्म से नो कॉन्फिडेंस पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देश में आए दिन ऐसा होगा कि सरकार बदलती रहेंगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट ठहराया था कि सेडिशन लॉ का होना ज़रूरी है। हाँ, हम उसके प्रोविजंस को थोड़ा सा और फर्दर क्लैरिटी से डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ पर सेडिशन हो, कहाँ पर ना हो। यहीं पर बात की गई इस लॉ के बारे में भी कि सेक्शन 124A जो है हमारा आईपीसी का, कोई भी सिंपल सा डिसेंट भी होता है पॉलिसीज़ का, उसके कारण गवर्नमेंट में सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं। अब डिसेंट आप समझते होंगे, डिसेंट का मतलब होता है जैसे जो कोर्ट के पैनल्स भी होते हैं ना, जो बेंचेस भी होते हैं, उसमें भी होता है कि कभी कभी मान लो 5 जजेस होते हैं, उसमें से 4 एक साइड में वोट कर देते हैं और एक जज जो होता है वो डिसेंट करता है इनके डिसीजन से, यानी कि इनसे अलग डिसीजन दे देता है। तो गवर्नमेंट के साथ भी ऐसा होता है, आप उनके साथ रजामंदी नहीं होती आपकी उनकी नीतियों में, पॉलिसीज़ में, तो उसको हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा क्लियरली कितना होना चाहिए। फिर कस्टडियल टॉर्चर एंड डेथ के कारण, ये तो न्यूज़ में था, 2020-21 में भी था न्यूज़ में, कि जब आपके ऊपर कोई ट्रायल चल रहा होता है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है, तो आप पुलिस की कस्टडी में होते हो, पुलिस की गिरफ्त में होते हो, तो वहाँ पर आपके ऊपर टॉर्चर किया जाता है। ऐसे केसेस देखे गए हैं टॉर्चर, वो इवन कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है उस टॉर्चर के कारण। अरे पहले की जो मूवीज़ वगैरह नहीं आया करती थी, उसमें कोई पुलिस वाला जो होगा वो हीरो को पकड़ के ले आएगा। अरे वो एक मूवी थी ना, लाल बादशाह, अमिताभ बच्चन की, मुझे याद है बचपन में देखी हुई है। उसमें वो पुलिस वाला अमिताभ बच्चन को लेके आएगा, फिर वहाँ का जो मतलब जो बड़ा कॉरपोरेट लीडर होता है उसको बुला के लाएगा और कस्टडी के अंदर ही उसको मारापीटी करते हैं अमिताभ बच्चन की। तो वो यही होता है, पुलिस कस्टडी के अंदर अपनी मनमर्जी चलाती है। तो वो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में रियल में भी एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इस पर बात की गई है कि कस्टडियल टॉर्चर एंड डेथ को लेकर के कुछ सख्त कानून बनने चाहिए। कुछ अभी तक के लैंडमार्क क्रिमिनल लॉ जजमेंट्स भी रहे हैं, उनको देख लेते हैं कि उनमें किस तरीके से क्या क्या बात की गई थी। जैसे 2020 में ही, रिसेंट में ही आए थे अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पर बात की गई थी रिलीजियस सेंटिमेंट, जो धार्मिक भावनाएं होती हैं एक कम्युनिटी की, एक समाज की, जो कि उसको लेकर सेक्शन 153B है और सेक्शन 295A है। अच्छा, ये सेक्शन याद करने ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं, अनटिल और अनलेस आप एक लॉयर बनना चाहते हो आपको उनको याद करना ज़रूरी नहीं है। कुछ मेजर याद जरूर रख लेना, वो आपको पता ही होते हैं, आर्टिकल्स में आते रहते हैं। जैसे सेडिशन लॉ का जो था ना, ये मैंने माइंड मैप में भी प्रोवाइड किया हुआ है, जो ऑल इन वन यूपीएससी हैंडी बुकलेट है ना, तो उसके माइंड में भी था। तो वहाँ पर इसका एक मेजर जो भी होता है सेक्शन है या फिर कोई एक्ट जो भी होते हैं, ये सब वहाँ उनके प्रॉपर टॉपिक आता है तो मेंशन होता है। स्पेसिफिकली इतनी बड़ी लिस्ट मत बनाना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमको 2 चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एक तो होता है फ्री स्पीच, एक होता है हेट स्पीच।
फ्री स्पीच जैसे अपने आर्टिकल 19 के अंदर आएगा कि आपको एक आज़ादी होती है, आप अपनी बात सामने रख सकते हो, अपनी भावनाएं जता सकते हो। दूसरा होता है हेट स्पीच, आप नफ़रत फैला रहे हो, आप फेक न्यूज़ के थ्रू या फिर रूमर्स के थ्रू समाज के अंदर नफ़रत फैला रहे होते हो। तो हेट स्पीच को लेकर गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रिंजेंट लॉज लेके आने चाहिए, बट फ्री स्पीच को छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट था अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। इसमें बात की गई थी कि कब सेक्शन 144 जो होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का वो लगाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये रेमेडियल नहीं है। रेमेडियल का मतलब होता है कि एक प्रॉब्लम हो चुकी है, अब उसका उपाय ढूंढना है, रेमेडी ढूंढना है। एक होता है प्रिवेंटिव, कि प्रॉब्लम हुई नहीं है, उसको होने से पहले ही रोक देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया था कि भाई ये रेमेडियल ही नहीं है, ये प्रिवेंटिव भी है और इसको इस तरीके से अप्लाई किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वॉज नवतेज सिंह जोहर वाला केस था 2018 वाला। सेक्शन 377 को लेकर के बात की गई थी। तो LGBTQI कम्युनिटी को लेकर कोर्ट ने कहा था कि जो बेसिकली क्या था कि 377 के अंदर जो इंटरकोर्स होता है ना बिटवीन द पर्सन ऑफ सेम सेक्स, वो पहले क्रिमिनलाइज था, यानी कि वो गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टक डाउन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विद कंसेंसस, यानी कि सहमति के साथ अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो क्रिमिनलाइज नहीं हो सकता। फिर जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2018 का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने IPC के सेक्शन 497 को स्टक डाउन कर दिया था, जहाँ पर बात की गई थी अडल्ट्री को क्रिमिनलाइज करने की। अडल्ट्री के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, जैसे कि ये मुद्दा एक्चुअली डिफेंस और जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं वहाँ से ज़्यादा कनेक्ट करता था, और इसको लेकर के बाद में भी पिटीशन दोबारा से फाइल भी की गई थी कि इसको रिव्यू किया जाए। उसमें ये होता है कि अगर कोई हस्बैंड अपने घर से दूर पोस्ट होता था, मतलब ये जनरल सब पे अप्लाई होता है, लेकिन ये वहाँ से केस ज़्यादा आए थे इसके। कोई हस्बैंड अपने घर से दूर पोस्ट होता था तो, और पीछे से उसकी वाइफ का अगर किसी के साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल जाता था, तो अब उसकी वाइफ का जिस पर्सन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला था ना, उस पर्सन को पनिशमेंट मिलती थी अडल्ट्री के अंडर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा कि ये तो फीमेल स्टीरियोटाइप वाली बात हो गई है ना, जेंडर स्टीरियोटाइप वाली बात हो गई है, और कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 को एंड आर्टिकल 15 को भी वॉयलेट करता है। तो उन्होंने इसको स्टक डाउन किया था। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, सेक्शन 377, सेक्शन 497, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग में आपको हेल्प बहुत करते हैं कौन से सेक्शन में क्या कुछ है। तो ये मेजर हैं सेक्शन 144, 124, 497, 377, इनका थोड़ा आइडिया ज़रूर रख लेना। तो हमारा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, हमको किसी भी कानून की रेलेवेंस और उसको किस हद तक एनफोर्स करना है, इसके बारे में एक फ्रेमवर्क में पता होना चाहिए। कुछ ऐसे कानून हैं जो पुराने हो चुके हैं, आउटडेटेड हैं और रेलेवेंट भी नहीं हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर, तो उन पर एक एम्पेरिकल रिसर्च करना होगा। एम्पेरिकल रिसर्च का मतलब होता है कि आपके अनुभव के आधार के ऊपर आपने रिसर्च किया, आप इमेजिनेशन से नहीं कर रहे हो कुछ भी। हमको अकोमोडेट करने होंगे कुछ नए फॉर्म्स, जैसे हम लोगों ने पहली बात की थी साइबर क्राइम को लेकर, इकोनॉमिक ऑफेंसेस को लेकर, ये कुछ चीज़ें जिनको हमें ऐड करना पड़ेगा। अब ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसे आगे भी कहीं पर अगर आपको ग्रीन कलर में कुछ हाईलाइट में दिखेगा तो प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप उसको ज़रूर नोट डाउन कर लें। ये बहुत जगह आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर पाएंगे। तो रिपोर्ट आई थी मलीमत कमेटी की ऑन रिफॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इंडियन पुलिस एक्ट 1861 को लेकर। ये रिपोर्ट आउटडेटेड हो चुकी है और एक नया पुलिस एक्ट हमको इनेक्ट करने की ज़रूरत है, जो कि नेशनल पुलिस कमीशन के थ्रू। फिर लॉ कमीशन की भी रिकमेंडेशंस हैं कि जब भी किसी एविडेंस के लिए हमको DNA का मटेरियल यूज़ करना होगा तो उसके लिए हमें डिपेंड करना चाहिए कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर। यानी कि अगर कोर्ट ने चाहा, कोर्ट जैसे भी डिसाइड करेगा कि भाई इस पर्टिकुलर केस में हमको DNA का एविडेंस रिक्वायर्ड है, तो वो कोर्ट पर निर्भर करना चाहिए। फिर वेमेन को वर्क प्लेस पर, जहाँ पर वो कार्य करने जाती हैं अपना दिनचर्या मतलब ऑफिस वगैरह का, उसमें सेक्शन 53A को इंसर्ट करने की ज़रूरत है ताकि उनकी वहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। उसी तरीके से जो भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स वगैरह होते हैं जेल के अंदर, उनके लिए सेक्शन 436A। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये सजेशंस वाली चीज़ें हैं इस वे फॉरवर्ड में। अच्छा, अगर ये टॉपिक आता है न्यूज़ के अंदर, आपको इतना सारा याद नहीं होता ना, तो डू मेक श्योर कि अगर आप वे फॉरवर्ड में ये 3-4 लाइनें भी लिख देते हो ना, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि इसकी वैलिडिटी इन 2 से बहुत ज़्यादा है। और ये होता है कि जब कुछ भी याद नहीं आ रहा तो ये तो हम लिख ही देंगे कि भाई एक नया चैप्टर ऐड कर दो साइबर क्राइम का, पुराने लॉज हैं उनमें रिसर्च वगैरह की जाए, बट इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो एग्जामिनर अगर इनको पढ़ता है तो वो एनीवे इम्प्रेस हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये बस थोड़ी समझने वाली बातें होती हैं अपने लेवल पर।
यूपीएससी की जो ऑल इन वन हैंडी बुकलेट है ना, इसमें डाउनलोड करने पे आपको जो भी मिलेगा वो आपके प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में आने वाले हर मोस्टली एग्जाम्स के लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टैटिक और डायनेमिक दोनों कंटेंट कवर होते हैं। तो जो भी आपको मिलेगा वो सब डिजिटल वर्जन में मिलेगा, एंड कुछ पीडीएफ में, कुछ जेपेग में, वो आपके ईमेल पर ही आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो 700 से ऊपर माइंड मैप्स हैं, स्टैटिक और डायनेमिक हर तरह के, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। जो भी यहाँ पर मेंशन है मैं हर एक चीज़ आपको एक बार दिखा देता हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लो या कुछ हॉट टॉपिक्स देख लो, रिवीजन टेक्निक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, 400 से ऊपर आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स हैं, टॉपर्स डेटा है, कुछ शेड्यूल, आंसर राइटिंग चेकलिस्ट, निमोनिक्स, कोट्स वगैरह, एथिक्स वगैरह के लिए, और मेंस के क्वेश्चनर भी हैं, काइंड ऑफ मेंस की टेस्ट सीरीज़ एक तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। तो ये सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ, और फिर उसके बाद आपको कैसे डाउनलोड करना है वो भी इसी पार्ट में कवर हो जाएगा। तो जो आपको दिखाया जाएगा एग्जैक्टली आपको वही मिलेगा। जो 700 प्लस माइंड मैप्स इसमें आपको मिल रहे हैं ना, उनमें मेजर जो सोर्सेज होते हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सनसेट टीवी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, हिंदू हो गया, मेजर इंडियन एक्सप्रेस हो गया, पीआईबी हो गया, पीआरएस हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, इन पर ना बहुत सारे टॉपिक्स आते रहते हैं। उनमें जो टॉप प्रायोरिटी के होते हैं और जो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स होते हैं ना वो, तो अगर आप अभी देखोगे ना मेंस 2021 में, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक्स भी हाईलाइट करूँगा, मोर देन 20 प्लस टॉपिक्स थे जो इन माइंड मैप से आपके कवर हो गए थे। 20 प्लस टॉपिक्स ऑलरेडी उसमें से कवर हो चुके हैं। मैं आपको एक बार सैम्पल दिखा देता हूँ किस किस तरीके के टॉपिक्स होते हैं। तो ये आपके सामने माइंड मैप्स हैं सारे के सारे, स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 2020 से लेके दिसंबर 2021 के। ये दिसंबर वाली अगर आप देख रहे हो लास्ट में जो सेकंड लास्ट फोल्डर है, इसमें भी 21 आइटम्स हैं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस पर काम चल रहा है, जब तक कि वीडियो भी रिकॉर्ड होगी, पर ये वीडियो अब तक अपलोड हो चुकी होगी और मैं इनको पीछे से अपडेट कर दूँगा, तो ये अपडेट होकर आपको मिल जाएंगे। अगर आप देखना चाहोगे तो जैसे मैं आपको सितंबर का ही दिखाता हूँ, मान लीजिए कोई कि जैसे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो मोटिवेशन क्या था, अपोजिशन क्यों हुआ, इनिशिएटिव्स और क्या क्या किए गए थे, है ना, इंडस्ट्रियल कोड के ऊपर क्या कुछ काम किया गया है, क्राइम इन इंडिया की जो रिपोर्ट थी, एनसीआरबी के ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स, एनसीआरबी अपने आप में क्या होता है, उसके अलावा जो ये बाग प्रिंट वाला जो ये कल्चर वाला टॉपिक्स होता है फैब्रिक्स वगैरह में, डिफेंस का एक्विजिशन प्रोग्राम प्रोसीजर जो था वो हो गया, कुछ दूसरे स्टैटिक वाले टॉपिक्स भी होते हैं, काकतीय डायनेस्टी के बारे में अगर पढ़ना हुआ हो तो, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, अभी मेंस 2020 में 21 में S4 नेट के ऊपर आ गया था, ग्राउंड वाटर वाला जो टॉपिक हो गया, ज्योग्राफी से रिलेटेड इनिशिएटिव्स क्या है, वे फॉरवर्ड गाइडलाइंस, कितना यूजेज है, बैकग्राउंड क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको, हल्का हल्का आइडिया। नमामि गंगे वाला था, इश्यूज़ क्या हैं, वे फॉरवर्ड, मेन पिलर्स, एम ऑब्जेक्टिव, इम्प्लीमेंटेशन, स्टेटस, मार्स ऑर्बिटर मिशन का था, उसमें होता क्या है, मिशंस कौन से गए हैं अभी तक। पॉलिटी का अगर आप देखते हो तो ऐसे क्वेश्चन आर हो गया, सिग्निफिकेंस क्या होती है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जीरो आर क्या होता है, बहुत सारे मिलेंगे। मैं आपको रैंडमली कुछ कुछ मंथ्स के ऊपर से उठा के दिखा देता हूँ। फूड सिक्योरिटी को लेकर के टॉपिक हैं, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये मेंस में आया था 2020 में, मिलता जुलता, इसको पढ़ के उसका आंसर किया जा सकता था। हेल्थ का डेटा हो गया, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, इंडिया चाइना के मतलब करंट वो इंटरनेशनल रिलेशन तो पूरा कवर्ड है, इंडियन ओशन रीजन को भी देख लो, जोग्राफिकल देख लो, पब्लिक हेल्थ को लेकर पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी की बात करते हैं तो स्टेट ऑफ द एजुकेशन का जो रिपोर्ट था वो है, स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग हो गया, सारे टॉपिक्स मतलब जो वो कह सकते हो ना आप, मन क्या कहते हैं, सब्जेक्ट्स भी कह सकते हो, वो भी सब है। आर्म किंगडम के बारे में अगर पढ़ना हो तो वो भी है। उसके बाद ये अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग, ये जोग्राफी का अपडेट था डिज़ास्टर वाले टाइप का। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या होती है, नोडल अथॉरिटी कौन होता है, बार्स का क्या होता है, लिमिटेशंस क्या होती हैं, जीएम क्रॉप्स का टॉपिक हो गया, जियो थर्मल एनर्जी हो गया, उस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको। नेशनल हाइड्रोजन मिशन वाला हो गया, नासा का जो मार्स वाला था, नंदा देवी ग्लेशियर हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ रोड सेफ्टी वाला जैसे देख लो। तो एवरी टॉपिक जो आपके मेंस के सिलेबस के लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं देखा अर्थक्वेक का मैनेजमेंट, ये आपको पता होगा कि भी आया था, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड वोल्केनो, 3 टॉपिक आए थे, आपके सामने ही दिखा रहा हूँ मैं, ये चीज़ें मेंस में आए थे अभी। मरीन लिटर का हो गया, उसके बाद नक्सल वायलेंस का भी हो गया, ऐसे टेररिज्म के भी हैं, साइबर वाले भी हैं बहुत सारे। और इंडिया की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी साउथ एशिया में, अब आपको पता होगा टॉपिक आया था एशिया और अफ्रीका का, ठीक है। तो आते रहते हैं भी इसमें सारे दिखाने, मतलब नाम आपके सामने बोल रहा हूँ बट आपको दिख जाएंगे। रूरल हेल्थ के ऊपर भी था, रूरल का एक टॉपिक आया था प्राइमरी वाला, ध्यान करो, मतलब चेक करो, मेंस का पेपर ओपन करो, प्राइमरी हेल्थ सिचुएशन रूरल एरिया में, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था एक मेंस में अभी। सस्टेनेबल फूड सिस्टम वाला हो गया,
स्टेट और रेगुलेशन ऑफ टेम्पल्स वाला हो गया। होलसेल प्राइस इंडेक्स प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मिक्स है प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, है ना। सस्टेनेबल फूड सिस्टम, मान लो इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी का पूरा जो कोड है हमारा, और जुवेनाइल जस्टिस बिल हो गया। जो भी मेजर बिल होते हैं ना वो सब के सब कवर्ड होते हैं। लॉजिस्टिक सेक्टर हो गया, नेशनल जो हमारा वो बैड बैंक वाला टॉपिक है, अर्बन डिजिटल मिशन हो गया, डिजिटल के ऊपर भी टॉपिक आया था, और स्पेस टूरिज़्म, मान लो जस्ट इन केस कल को कोई टॉपिक बन जाता है तो क्या क्या प्राइवेट वेंचर्स हैं, चैलेंजेस क्या हैं और इश्यूज़ क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या है। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन तो मैंने दिखाई दिया आपको। सितंबर का अगर देखते हैं तो एयर पॉल्यूशन का मेजरमेंट, है ना, एग्रीकल्चर का कितना डेट है इंडिया में, सर्कुलर प्लास्टिक इकॉनमी हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया। बहुत ज़्यादा टॉपिक है यार मेरे को तो। फर्स्ट क्वाड समिट, क्वाड का देख लो, ये टॉपिक आया था मेंस में, पहले आ चुका है 2021। मिथेनॉल इकॉनमी क्या होता है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन, टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, बहुत डिटेल में है। सेकेंडरी हेल्थ का था ये वाला, है ना। अभी जो टॉपिक आया था वो प्राइमरी हेल्थ का था। जिसने सेकेंडरी हेल्थ पूरा डिटेल में कवर किया होता है उसको आइडिया भी होता है कि कुछ भी नहीं आता ना, तो इस टॉपिक से वो हिंट लेकर के प्राइमरी में कर देता कि जो सेकेंडरी में है उसके ऑपोजिट जो होगा वो सारा का सारा प्राइमरी में होगा। अभी टॉपिक आया था विमेन इन एग्रीकल्चर, जुडिशरी वाला, ये रहा फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का। सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। कुछ एक्स्ट्रा माइंड मैप्स भी हैं, जैसे एक आधार रिपोर्ट का था, आधार को लेकर के था सारा का सारा। और स्टैटिक में है जैसे FPOS हो गया, फॉर्मेशन प्रमोशन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या कुछ होते हैं उस तरीके से। एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर का भी हो गया है, सबके इश्यूज़ चैलेंजेस वे फॉरवर्ड सब कुछ मेंशन है। ARC, उसके इशू एडवांटेजेस, रोल क्या होता है, वे फॉरवर्ड अबाउट एवरीथिंग इज़ कवर्ड। भारत स्टेज नॉर्म्स भी हो गया, बाल गंगाधर तिलक, स्टैटिक के टॉपिक्स हैं उनके बारे में किसी को पढ़ना हो। बायोटेक्नोलॉजी का क्या होता है, ब्रांचेस, चैलेंजेस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, उनको एड्रेस करना। कार्नेटिक म्यूज़िक, कंसोलिडेशन ऑफ बैंक, कम्युनिटी, साइबर सिक्योरिटी, आपको पता है साइबर सिक्योरिटी का हर दूसरे बार इस बार भी आया था मेंस में टॉपिक। हिंदुस्तानी म्यूज़िक, गांधार स्कूल, गगनयान, फॉरेन ट्रैवलर्स कौन से थे इंडिया वाले। उसके बाद इंपॉर्टेंट कांग्रेस के सेशंस, है ना। अब ये देखो, इंडिया भूटान, इंडिया अफ़गानिस्तान, है ना, इंडिया बांग्लादेश, चाइना, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बहुत सारे हैं। मतलब ये इंडिया के पास्ट के रिसेशंस कौन से रहे थे। डिजिटल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर 700 से ऊपर हो चुके हैं ये आपके। मैरिज को लेकर के था, मान लो लॉज, फैक्ट एंड फिगर, इश्यूज़, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, फेवर में, अगेंस्ट में। मॉडर्न स्लेवरी क्या चीज़ होती है। उसके अलावा ओशियन डी ऑक्सीजनेशन क्या कॉन्सेप्ट होता है। PM किसान सम्मान निधि स्कीम की बात करनी हो अगर किसी की, फसली बीमा योजना वाला क्या था। कितने बताऊँ मैं, मतलब बोलते बोलते थक जाऊँगा मैं, इतने टॉपिक्स हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के रिकमेंडेशन, एग्जाम्पल, पोटेंशियल, नीड, एवरीथिंग इज़ कवर्ड। फार्मर्स के जो एक्ट आए थे वो भी थे, स्वच्छ भारत वगैरह, बहुत सारे टॉपिक्स हैं यार, मोर देन 700 हैं। और मैंने आपको सोर्सेज बता दिए हैं। जनरली जो सनसेट TV के ऊपर बहुत हिट होते हैं, बहुत डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, हमको उनके डेप्थ में जाना पड़ता है। तो अगर हमने ऊपर से कवर कर लिया ना तो वी हैव आइडिया कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो ये मेरी रेंज से बाहर नहीं है। बात की जाए निमोनिक्स की तो ये बहुत सारे कंटेंट को याद करने में बड़े हेल्पफुल होते हैं। तो ये कुछ इंडेक्स है, थर्मल पावर प्लांट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, राइट्स हो गया, प्रीएम्बल के कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, 6th शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, टाइप्स ऑफ रेट्स, इनके सब के निमोनिक्स आपको मिल जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स से क्या कुछ लिया गया, रिवर डैम प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, उसके अलावा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की, ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है। 2021 में तो लोगों ने बहुत एक्सपेक्ट किया था क्वेश्चन, बट नहीं आया, बट स्टिल ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, बाद में आएंगी। और बहुत सारे रैंडम टॉपिक्स हैं आपके सामने। फर्स्ट 5 ईयर, सारे 5 ईयर प्लान के शॉर्ट हैं। नॉर्थ सी कंट्रीज़ हो गया, स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विद भूटान, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं आपके सामने, इंडेक्स है। अब मैं जल्दबाजी में सारे दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। तो ऑल दिस इंडेक्सेस विल बी, ये सबके निमोनिक्स होंगे यहाँ पर, छोटे छोटे, मोर देन 85 के आसपास पेजेस हैं इस पूरे में। और ये कितने हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है, मतलब इनका काउंट ही नहीं है कोई। तो सारे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही याद हो जाती हैं। जो चीज़ें याद ना हो, मान लो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में याद करना हो तो आप सीधा एक्सक्यूज़ मी याद करो। ये एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया, सर्विस हो गया, मार्केट हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, इस तरीके से। डायरेक्ट टैक्स में याद करो vpro.co.in, वेल्थ, प्रॉपर्टी, कॉर्पोरेट इनकम, है ना। कोर इंडस्ट्रीज़ के लिए CCC फंड्स हो गया, C3 फंड्स हो गया। और मिसाइल्स अंडर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात करें तो पटना, इस तरीके से होते हैं सारे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन ये याद करने में बहुत हेल्प कर देती हैं। कुछ एक दो हिंदी में भी हैं, कुछ चीज़ें ना, कभी कभी हर एक चीज़ ऐसी ईजी नहीं हो पाती, तो हिंदी वाले भी टाइप के भी हैं, इंग्लिश भी हैं। तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, राम की, काली की, काश महान होते, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और
ये जैसे दूसरे तरह के निमोनिक्स है, ब्राइटेस्ट स्टार को लेकर, 4 DNA एसेंशियल अमीनो एसिड्स को लेकर हैं। तो सो मच ऑफ कंटेंट की सारा तो याद कर भी नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा कंटेंट होता है ये। आपको 400 से ज़्यादा कीवर्ड्स मिलेंगे जो आंसर राइटिंग के लिए बहुत अच्छे से यूज़ किए जा सकते हैं। अब इसमें जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए 6 E's हैं, तो आप लिख सकते हो एंगेजमेंट, ईथोस, एथिक्स, इक्वालिटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। 5T हो गया ट्रेड, टैलेंट, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, ट्रेडिशन। स्मार्ट बैलेंसिंग कैन बी यूज टू रिस्पेक्ट टू चाइना, है ना। इस तरीके से बहुत सारे कीवर्ड्स यूज़ करते हो। वाटिका हो गया वैल्यू एडिशन, टेक्नोलॉजी, इंक्यूबेशन सेंटर इन एग्रीकल्चर। इंडिया के बारे में आप बात कर सकते हो, मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर एशिया। 3G की बात कर सकते हो, गुड फॉर यू, गुड फॉर प्लानट, गुड फॉर प्रोड्यूसर, ये एनवायरनमेंट में यूज़ हो सकता है। ABCD में अवॉर्ड, बाईपास, कंफ्यूज, डिले। रोड में रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे बहुत सारे मोर देन 400 के आसपास कीवर्ड्स हैं। 2E की बात करी, 2 चीज़ों पर काम करना है, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो ये आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर देते हैं और कंटेंट को शॉर्ट करने में हेल्प करते हैं। आप इन्हें सेंटेंसेज में यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, पार्ट वाइज हैं, उसमें आर्टिकल्स से वैसे हर जगह मिल भी जाते हैं, बट इसलिए साथ में वो प्रोवाइड कर दिया कि थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो स्टिल इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें याद करने में हेल्प मिलेगी। इफ़ यू कैन गेट अ प्रिंट आउट तो बहुत आसान हो जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। डेली अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए आप अपना टास्क मेंशन करो, व्हाट टू डू, उसमें टारगेट रखो, टोटल उसमें अपने आप को पॉइंट्स दो और जितना परफॉर्म करते जाओ उसके पॉइंट्स लिखते चलो। आपकी डेली परसेंटेज की परफॉर्मेंस की डेटिंग भी आ जाएगी, रिकॉर्डिंग हो जाएगी और आपको अपना एवरेज परफॉर्मेंस पता चल जाएगा कि मेरा 5 दिन का एवरेज परफॉर्मेंस कितना था। और आपके सामने एक यहाँ पे ग्राफ भी जनरेट हो जाएगा, तो आपको आइडिया रहेगा। और 2 तरह के ग्राफ अपने जनरेट कर सकते हो। तो एक सैम्पल है, जैसे आपका टास्क ABCD था, आप अपना लिख सकते हो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अपनी मर्जी से जो आपको करना है वो करो। किसी में आपको स्टडी करना होगा, किसी में आपको रिवाइज़ करना है, किसी में आपको नोट्स बनाने हैं। टारगेट अपना लिख सकते हो। फिर मान लो आधा काम किया तो 5 पॉइंट दे दो, पूरा कर लिया तो 10 दे दो, थोड़ा ज़्यादा किया तो 7। फिर इनका अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका परसेंटेज बनता रहेगा और यहाँ पर आपका ग्राफ जनरेट होता रहेगा और आपकी जो 5 दिन की एवरेज है वो भी निकलती रहेगी। अब यहाँ पर जितना काम यहाँ कंप्लीट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली एवरेज निकली है कि दिस पर्सन हैज़ डन 16.93%, ये एवरेज काम है। तो अगर आपकी एवरेज तकरीबन 80% या फिर उसके +-2%, -5 लगा लो, 75 से अगर 85-90 की रेंज में रहती है, देन आपका जो स्टडी को लेकर के जो आपका एवरेज परफॉर्मेंस चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। तो आप इसे ट्रैक कर सकते हो अपनी हर 5 डेज़ की। फिर ये प्रीवियस ईयर के मेंस के पेपर्स हैं, ये टॉपिक वाइज है। जैसे यहाँ पर हो गया आर्ट एंड कल्चर का हो गया, फिर ये मॉडर्न हिस्ट्री के हो गए और उसके बाद नीचे अलग अलग तरह के टॉपिक्स भी आएंगे। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाएगा, उसमें थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के तो कम है। ये बहुत पुराने क्वेश्चंस, अगर आप देखोगे तो 1979 तक के भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैंशनड है और आप देखोगे इनमें रिपीटिशन आपको देखने को मिलेगा। सेम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेंस के हैं, ये 1999 से पेपर वाइज हैं। आप वो तो टॉपिक वाइज थे, ये पेपर वाइज, लाइक GS 1, 2, 3 एंड 4। 2020 का जो GS 4 का पेपर है वहाँ तक आपके पास सीक्वेंस है पूरा का पूरा। देन इसके बाद मेंस के काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज़ तरीके से है, उसमें क्वेश्चंस की टर्मिनोलॉजी स्टार्टिंग में है ताकि आपको समझने में आसानी हो। एंड देयर आर GS 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, ऐसे मोर देन 500 क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने मेंस की आंसर राइटिंग के लिए। और इवन अगर आपको लगे कि ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी तो एटलीस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक अपने मन के अंदर ही एक इसका आंसर फ्रेम करने की कोशिश करो, तो ये रिविजन के लिए बहुत हेल्पफुल है कि ये क्वेश्चन मेरे से छूट तो नहीं गया। मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन है 1800 से स्टार्ट करके और लास्ट तक जब अपनी मॉडर्न हिस्ट्री चलती है तो छोटे छोटे किस्से होते हैं। अब आपको देखने को मिला होगा 2020 में भी मॉडर्न हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो डेट स्पेसिफिक थे। तो टाइमलाइन आपको पढ़ते रहने से क्या होता है, मेजर इवेंट्स कब कब कौन से हुए थे, तो रिवाइज़ करने में बहुत जल्दी काम हो जाता है। अननेसेसरी पूरी बुकलेट को नहीं पढ़ना पड़ता। कोट्स हैं, टाइप वाइज भी हैं, जैसे टाइप वाइज में एजुकेशन को लेकर कंपैशन, इंटीग्रिटी, साइंस एंड टेक, रिलीजन, मटेरियलिज्म, डेमोक्रेसी, ऐसे अलग अलग हैं। और थिंकर्स की कैटेगरी में भी है, यानी कि अब थिंकर्स के हिसाब से महात्मा गांधी हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाती हैं, बट यहाँ पर इंटेंशन ये नहीं थी कि इनको सिर्फ प्रोवाइड करना है, इंटेंशन थी कि छोटे वाली कोट्स प्रोवाइड करनी है। जितना छोटा कंटेंट होता है, छोटी कोर्स याद हो जाती हैं, बड़ी कोर्स याद नहीं हो पाती। तो थिंकर के अकॉर्डिंगली हैं और वैसे टाइप्स वाइज भी हैं, तो बहुत छोटे छोटे कोर्स रखने की कोशिश की है। अगर आप देखोगे तो जैसे कुछ बड़ी हो भी जाती हैं, जैसे जेन ऑस्टिन की बहुत छोटी सी है, एंग्री पीपल आर नॉट ऑलवेज वाइज। यू कैन यूज़ दिस इन एथिक्स, इन एसे, इवन GS में भी कहीं पर अगर सेंस बने तो आप यूज़ कर सकते हो। ये रेपिटेशन पाइपलाइन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें आपको करना क्या होता है ना, अगर आपको अपना रिवीजन का टाइमलाइन बनाना है और आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट यू कैन डू इज़, जैसे जहाँ पर टॉपिक ए है येलो कलर में, आप इसको रिप्लेस करो। अभी एक्सेल शीट मिलती है आपको, तो यू कैन जस्ट सिंपली प्रेस Ctrl+F और उसके बाद रिप्लेस में जाकर टॉपिक ए को रिप्लेस कर दो। मान लीजिए आपका पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स था, तो आपने नून में फर्स्ट डे को मान लो यहाँ पर पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स पढ़े, तो आप जब इसको रिप्लेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रहेगा कि यार मुझे सोने से पहले एक बार फंडामेंटल राइट्स को रिवाइज करना है बहुत क्विकली 5 मिनट का। और नेक्स्ट डे मुझे सेकंड डे में मुझे
मॉर्निंग में स्लीप के बाद मुझे एक बार सबसे पहले कल वाला रिपीटेशन करना है। अब इसमें बेनिफिट ये होता है कि आपको ना रोज़ रोज़ बैठ के नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, पेपर पे लिखना नहीं पड़ेगा। आप सिंपली यहाँ पर एक बार रिप्लेस करोगे तो आपको फिर अगले दिन 4th डे जब आप बैठोगे तो आपको नई चीज़ पढ़नी है, टॉपिक सी, यानी हो सकता है मान लीजिए आपका ज्योग्राफी है यहाँ पर, तो आपको उसके बाद याद रहेगा कि यार मैंने ना 3-4 दिन पहले ये किया था फंडामेंटल राइट्स, ये आज मुझे रिवाइज़ करना है। तो ये तो सबको पता है कि रिपीटेशन इसी तरीके से काम करता है। तो आपको बस ये करना है, फिर आप 11th डे चाहो तो अपना सारे का सारा एक दिन बैठ के सिर्फ रिवाइज़ कर सकते हो। ये एक्सेल शीट का कंटेंट है, यू कैन एक्सटेंड इट, बट मैं कहूँगा कि 10 डेज़ का इज़ फाइन। लोग ना 7 डेज़ का बनाते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, बचपन से हमको आदत है, स्कूल टाइमिंग में 10-12 साल वहाँ स्पेंड किया तो माइंड की बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग हो गई है कि संडे को रेस्ट करना होता है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, संडे को अभी भी ब्रेक ले लेते हैं। इट शुड नॉट बी देयर, हमें उस पैटर्न को ब्रेक करना होगा कि यूपीएससी इज़ नॉट स्कूल वाला एग्जाम, इट्स अ डिफरेंट एग्जाम। तो इसलिए इसको कीप इट 10 डेज़ एंड 11th डे पर एक फुल रिवीजन करना। बाकी 4th डे पर लोग बोलते हैं 3rd डे, आई वुड से कि कीप इट ऑन 4th डे। थोड़ा सा वो जो कॉमन पैटर्न होता है ना उसमें लथार्जी आ जाती है, उसको चेंज करने से फ्रेशनेस आती है। ये टॉपर्स का कुछ डेटा है, अगर आप लोग जिन लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी होती है ना उनके लिए बहुत यूज़फुल होता है। अभी इसमें 2020 के जो टॉपर हैं शुभम कुमार सर, उनका डेटा भी ऐड किया नहीं है, बट ये आपको वाया अपडेट मिल जाएगा। इसमें है क्या सीन, जैसे ईरा मैम का था, टीना मैम का था, नंदिनी मैम का। अब आप नोटिस करोगे कि इन लोगों की यहाँ पे मार्क्स वगैरह लिखे हैं। अब इफ़ यू लुक एट इट ना, सो जैसे टीना मैम का था वो GS2 में क्या होता है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, एंड शी हैज़ बीन अ स्टूडेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट। इन्होंने ग्रेजुएशन में ये किया था, बट यू सी कि इनके मार्क्स यहाँ पर बहुत कम है। बट इन्होंने यहाँ इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इन्होंने ऐसे में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वहीं पर आप अगर कनिष्क सर का देखोगे तो उन्होंने ऑप्शन में बहुत सही परफॉर्म किया था। और आप अनुदीप सर का देखोगे, इनके ऐसे बहुत अच्छा था, इनका GS 1 और 2 बहुत सही था, है ना। आप प्रदीप सर का देखोगे तो इन्होंने एथिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 157। तो आपको इन सब मार्क्स को देख के ना ये आइडिया लगेगा कि यार इनके ना कुछ ग्राफ्स प्रिपेयर होते हैं। यू सी दिस जोन एंड दिस जोन, ये ऐसे का जोन है ना, ये ऑप्शनल का जोन है, और इवन ये वाला भी ये एथिक्स का जोन है। आपको यहाँ पर ना ये ग्राफ ओवर 150 के आसपास दिखाई देगा, बट इफ़ यू लुक एट दिस GS 1, 2 एंड 3 ना, ये ग्राफ आपको 100 के रेंज के आसपास दिखाई देगा। ऐसी चीज़ें, इसमें बहुत सारे ग्राफ्स हैं, इंडिविजुअल भी हैं और भी बहुत सारा डेटा ही आपको अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा कि यार किस टॉपर ने कैसे कहाँ दिमाग लगाया, कितने लोग कहाँ अपीयर होते हैं, कितना पॉइंट सिलेक्शन होता है, ये 0.010 का, ये सब आप पढ़ोगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट। यूपीएससी की जो ऑफिशियल रिपोर्ट होती है उसमें ये 69th रिपोर्ट का डेटा है, 70th रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन कोरोना था बीच में तो उन्होंने ज़्यादा अपडेट नहीं दिया उसमें। मैंने उस रिपोर्ट को देख लिया था, तो ये वाला जो डेटा आपके पास है ये हेल्पफुल है। आपको ये आइडिया लगेगा कि किस किस स्ट्रीम से कितने तरह के लोग आते हैं। अच्छा, ये एग्जाम में लिखना नहीं है आपको, है ना, बट इट्स वेरी हेल्पफुल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर ओन स्ट्रैटेजी। अपना प्लान बना रहे होता है ना कि मुझे कहाँ पे काम करना है ना। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपको इसमें दिख जाएगा कि कितने लोग अपीयर हुए थे, किसने रिकमेंड हुए थे। इफ़ यू लुक एट इट, ज्योग्राफी में देखो 2000 के आसपास लोग अपीयर होते हैं, बट आप वहीं पर देखोगे बॉर्डर लैंग्वेज में एक बंदा अपीयर हुआ और एक का ही सिलेक्शन होगा, तो 100% सिलेक्शन रेट हो गया। बाकी सब सब्जेक्ट्स का भी है, जैसे PSIR हो गया, पबैड हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, आपको उनका सक्सेस रेट पता चलेगा कि इसमें कितने लोग अपीयर करते हैं, उसमें कितने के चांसेस होते हैं। जैसे सिंधी लैंग्वेज की बात करो, 2 लोग अपीयर हुए, एक का सिलेक्शन भी हो गया। इस तरीके से बहुत सारे डेटा और भी डेटा इसमें ऐड होता रहेगा। सो ये बहुत हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए कि आप इन सब कंटेंट को यूज़ करो एंड यू एनहांस योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल। अब इसे डाउनलोड कैसे करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है डाउनलोड का, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे। ठीक है, सबसे पहले ऊपर टॉप पे देखो 50% सुपर सेल लिख रहा है, आपको एक कोड यूज़ करना है UPSC 50, इसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। जो मैंने आपको सारा कंटेंट दिखाया था वो आपको रेड में दिख रहा है, ये नीचे राइट बॉटम कॉर्नर में, ये ऑल इन वन है। वो सारा डेटा जो आपको दिखाया था वो सब इसमें मिलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें 7 शेड्यूल थे, हॉट टॉपिक्स थे, आंसर राइटिंग, कीवर्ड्स के लिए, वो चीज़ें मैंने आपको दिखाई नहीं थी क्योंकि वो डायरेक्ट आपको पैकेज में मिलेंगे। तो जो कुछ लिखा हुआ है ये सब आपको मिलेगा। तो ये जो डिस्काउंट है ना UPSC 50 का, ये सिर्फ इस पर चलेगा, ऑल इन वन वाले पर। बाकी कुछ लोगों को होता है कि उन्हें सारा कंटेंट नहीं चाहिए होता है, उन लोगों के लिए सेपरेट भी है, माइंड मैप्स है, निमोनिक्स है, अलग अलग कलर में, ग्रीन, ब्राउन, ग्रे, ब्लू, येलो, ये कलेक्शन आप देख सकते हो। टाइटल पढ़ के आपको वो चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, पर इनके ऊपर UPSC का डिस्काउंट कोड नहीं चलेगा, डिस्काउंट कोड सिर्फ ऑल इन वन वाले पर चलेगा। तो यू कैन डाउनलोड दिस और अब ये कंटेंट जो है आपके ईमेल पर डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अपने ईमेल में ऐसे दिखाई ना दे कि मैंने पेमेंट कर दिया, वैसे कभी कभी होता है, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी थ्रू टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आपने सिंपली पेमेंट किया तो अपने ईमेल पर जाओ, वहाँ पर सर्च करना है ऐसे इंस्टा मोजो या फिर वो UPSC हैंडी बुकलेट, तो आपको ईमेल में मिल जाएगा वो। और रही बात अपडेट की, तो अपडेट में जब कंटेंट आपको मिलेगा ना, ये बहुत ज़्यादा कंटेंट है, ये कवर भी नहीं कर पाते हैं लोग, बट स्टिल मेरा क्या, इसमें कोई अपडेट का ऐसा रूल है नहीं, बट स्टिल मेरा क्या होता है कि मैं उसे अपडेट करता रहता हूँ, तो आई कीप सेंडिंग इट। तो जिस दिन आपका परचेज होता है उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स की डेट तक, ठीक है, डेट ऑफ परचेज से अगले 3 महीने तक अगर मैं कोई अपडेट क्रिएट करता हूँ तो मैं आपको ईमेल पर भेज देता हूँ। उसकी नोटिफिकेशन अगर आपको चेक करनी हो कि क्या कोई अपडेट क्रिएट हुआ है या फिर आएगा या नहीं आएगा, तो जो टेलीग्राम का लिंक है ना नीचे, आप उसको ज्वाइन कर लो। जो भी नोटिफिकेशन होती है अपडेट की, उस टेलीग्राम चैनल पर ही भेजी जाती है, तो यू कैन चेक दैट एंड आपके लिए वो आसान हो जाएगा।
ये डिस्काउंट कोड ज़रूर याद यूज़ कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सोशल मीडिया एंड पॉलिटिक्स। तो सोशल मीडिया को लेकर मेंस 2016 में एक क्वेश्चन आया था, एंड सोशल मीडिया एंड पॉलिटिक्स को लेकर के डायरेक्टली तो नहीं आया है, सो चांसेस आर डेफिनेटली देयर, कभी पूछ सकते हैं। अभी न्यूज़ में इसलिए था, एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पता चला था कि कितने लोग कौन सा सोर्स प्रेफर करते हैं अपने पॉलिटिकल लीनिंग के लिए और कैसे उनके परसेप्शन बनते हैं। फिर इसमें ये भी देखा गया था कि पोस्ट पैंडमिक इकोनॉमिक रिकवरी के अंदर ये परसेप्शन कितने हद तक हेल्पफुल थे, कारगर साबित हुए। तो इस सर्वे के कुछ की हाइलाइट्स थे, उसमें ये पता चला था कि सोशल मीडिया में व्हाट्सएप जो है ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है न्यूज़ सोर्स का, यानी कि लोग ज़्यादा निर्भर करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो अराउंड 32%, 32% के आसपास जो भारतीय हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो डिजिटल स्पेस से अपनी डेली डोज ऑफ न्यूज़ को एक्सेप्ट करें रादर देन रीडिंग न्यूज़पेपर या फिर टेलीविज़न। तो इसके बाद आता है फिर टीवी, यानी कि 28% तक, एंड देन कम्स न्यूज़पेपर विच इज़ 24%। तो सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि व्हाट्सएप पे न्यूज़ मिल जाए, आसान हो जाएगा। उसी के साथ अगर पॉलिटिकल सपोर्टर्स की बात करें तो जो लोग अपने आप को किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते वो रिलाई करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और लोग जो अपने आप को किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं वो ज़्यादा रिलाई करते हैं टीवी के ऊपर, कि टीवी पर जो न्यूज़ दिखाई जा रही है मैं उसको ज़्यादा देखूं। टीवी की पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव परसेप्शन जो बनता है स्टेट गवर्नमेंट के मैनेजमेंट को लेकर, तो ऐसा देखा गया था कि पैंडेमिक के बाद 81% लोग वो जो टीवी देखते हैं उन्होंने कहा था कि सरकार ने अच्छे से हैंडल किया है पूरे के पूरे पैंडेमिक को। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट थे ना, उसमें से 74% लोगों ने ये रेटिंग दी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छे से या फिर गवर्नमेंट ने अच्छे से हैंडल किया। तो ये डिफरेंस है, सोशल मीडिया वाले लोग कम हैं और टीवी वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ सर्वे के रिजल्ट्स थे। अब हमें ये देखना है सोशल मीडिया और उसकी राजनीति के अंदर क्या अहमियत होती है। तो सोशल मीडिया क्या होता है, यू ऑल नो दिस वेरी वेल, कि बेसिकली जो भी इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स वगैरह होती हैं जिसमें आप कनेक्ट करते हैं दूसरे पर्सन के साथ। एंड पॉलिटिक्स के अंदर कैसे रोल होते हैं, में ब्लॉग्स होते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर। आजकल हर पार्टी का यूट्यूब चैनल है, हर पार्टी के ट्विटर हैंडल्स होते हैं, इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं, फेसबुक पेजेस होते हैं, जहाँ पर अपनी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड कुछ ना कुछ अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं। अब कुछ फैक्ट्स हैं जिसके कारण सोशल मीडिया का पॉलिटिक्स में यूज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है। उन फैक्ट्स को देख करके हम काफ़ी आइडिया लगा सकते हैं। 2019 में 53 करोड़ रुपीज़ स्पेंड किए गए थे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, गूगल पे, फेसबुक पे, और ये सिर्फ फरवरी, मार्च, अप्रैल में 4 महीने की बात है, क्योंकि उस समय पर आपको पता होगा कि लोकसभा के जनरल इलेक्शंस थे। 2019 में CSDS लोकनीति ने सर्वे किया था, पता चला था कि 3 में से 1 भारतीय नागरिक डिपेंड करता है सोशल मीडिया के ऊपर अपनी पॉलिटिकल कंटेंट के लिए। और 2017 में CSDS लोकनीति का सर्वे में 1/6 ऑफ एवरी इंडियंस व्हाट्सएप यूज़र जो होता है, उसमें वो एक व्हाट्सएप ग्रुप का जिसका पार्ट होता है उसको एक पॉलिटिकल लीडर मैनेज कर रहा होता है। फिर अगर हम पॉलिटिकल मूवमेंट की बात करें सोशल मीडिया के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि वो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में ज़्यादा रही होगी, है ना, और 2014 से कंपैरेटिवली ज़्यादा रही होगी। 30% ऐसे लोग थे जो 150 मिलियन में फर्स्ट टाइम वोटर्स रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इन्फ्लुएंस के थ्रू ही एंगेज हो पाए थे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं फ्यूचर में भी। सोशल मीडिया की पॉलिटिक्स में अहमियत क्या होती है? एक तो पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर दोबारा से री एनर्जाइज करना। अब पॉलिटिक्स के अंदर प्रमोशन करने के लिए हमको कैंपेनिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमको लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई ज़रिया जहाँ से हम लोगों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो, लीडर्स अपने सिटीजन के साथ अपना जो आइडिया होता है, अपना जो फ्यूचर, अपना जो विजन होता है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाएँ, ये फ़ायदा मिलता है। और एक 2 वे कम्युनिकेशन हो जाता है। सोशल मीडिया में क्या होता है ना, देखो जब आप सजेशन लेते हो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के लिए, मैनिफेस्टो बोलते हैं घोषणा पत्र को, और ये बहुत बहुत मेजर चीज़ होती है। पूरी की पूरी गवर्नमेंट का फॉर्म होने के ऊपर डिपेंड करता है आपका मैनिफेस्टो क्या था। इवन आप हिस्ट्री में भी देखोगे जैसे जैसे गवर्नमेंट्स बनी है, इवन जो गवर्नमेंट के सिस्टम्स अडॉप्ट किए गए हैं, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट क्यों करना है, मोनार्की को अडॉप्ट क्यों करना है, ये सब चीज़ें बहुत हद तक मैनिफेस्टो पे डिपेंड करती हुई आई हैं।
तो हर गवर्नमेंट पहले अपना घोषणा पत्र जारी करती है कि हाँ, अब आप जैसे अभी रिसेंटली पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में, इन जगह पर इलेक्शंस हुए थे, तो जो कैंपेनिंग हो रही होती है यहाँ पर जो पार्टीज़ होती हैं वो जाके अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं कि भाई हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे। कांग्रेस है वो करेगी, बीजेपी है वो करेगी, टीएमसी करेगी, आम आदमी पार्टी करेगी, शिवसेना करेगी। हर गवर्नमेंट अपना अपना घोषणा पत्र जारी करती है। सोशल मीडिया में क्या होता है कि आपको फीडबैक मिल जाते हैं, कमेंट सेक्शन होता है, लाइक शेयर वाला होता है, लोग आप ही की वीडियोस को देख करके उसके ऊपर फीडबैक वीडियोस बना देते हैं, तो बिलोंगिंगनेस का एक सेंस क्रिएट होता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत ही कम कीमत लगती है। पब्लिकली जाना, गाड़ी का खर्चा, ट्रैवल का खर्चा, सिक्योरिटी का खर्चा, ना जाने साज सजावट, दुनिया भर की प्रिंटिंग करना, बैनर्स लगाना, पैम्फलेट्स लगाना, पोस्टर्स लगाना, बहुत कुछ खर्चा हो रहा होता है। सोशल मीडिया पे सिर्फ आपको एक एडवर्टाइजमेंट का खर्चा देना पड़ता है उस पोस्ट को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, तो कंपैरेटिवली आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाते हो कम पैसों में। पब्लिक एंगेजमेंट करना, लोगों के डाइवर्स व्यू पॉइंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लोग इंटरेक्शन करते हैं, पोलिंग होती है, उसके बाद पोस्ट करते हैं पिक्चर वगैरह, सपोर्ट दिखाना, अगेंस्ट में बताना, जो भी कुछ होता है। वायरल करने के लिए हमको पता है शेयर का ऑप्शंस होता है, रीट्वीट के ऑप्शंस होते हैं। पब्लिक ओपिनियंस को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। सिटीजन्स पहले जो क्या थे ना कि डायरेक्ट एंट्री नहीं हो पा रही थी उनकी, बट इस प्रोसेस के कारण वो डायरेक्टली इंगेज कर पा रहे होते अपने लीडर के साथ में, एंड मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे इंपॉर्टेंस। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया को अगर हम पॉलिटिक्स में यूज़ करते हैं तो उसके कारण कंसर्न क्या है, चिंताजनक बातें क्या हो सकती हैं। एक तो एमरजेंस ऑफ पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स। तो पोस्ट ट्रुथ का मतलब कि होता है ऐसी कुछ परिस्थितियाँ जहाँ पर आप इमोशन के ऊपर, भावनाओं के ऊपर ज़्यादा निर्भर करते हो इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर। रैशनल थिंकिंग की वैल्यू कम हो जाती है, भावनात्मक और जज्बाती चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये देखने को मिलता है, ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। प्रोलिफरेशन ऑफ फेक न्यूज़, जाहिर सी बात है कि कुछ नहीं पता होता कि आपकी जो न्यूज़ का, अनटिल और अनलेस आपने किसी वेरीफाइड पर्सन को फॉलो किया है, फिर वेरीफाइड सोर्स को आप फॉलो कर रहे हो, आपकी न्यूज़ फेक भी हो सकती है, रूमर्स भी हो सकते हैं। एथिकल फॉलोआउट्स भी होते हैं, नैतिक अनैतिक आचार विचार का ध्यान रखे बिना कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, लोग उस चीज़ को मिसयूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन अब्यूज़ भी हो रहा होता है, ट्रोलिंग हो रही होती है, वर्बल थ्रेट्स होते हैं। अगर हम पॉलिटिकल कैंपेनिंग की बात करें तो वो लोग जो उनके फॉलोअर्स कम होते हैं, स्मॉल पार्टीज जो होते हैं, उनके केस में इस तरह का ऑनलाइन अब्यूज़ ज़्यादा देखने को मिला है। डेटा मिसयूज़ की बात करें, वी ऑल नो अबाउट 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिका केस आया था। वहाँ पर ये क्लेम किया गया था कि मिलियंस ऑफ फेसबुक यूज़र्स की जो प्रोफाइल थी उनको कहीं ना कहीं उनकी कंसेंट, उनकी सहमति के बिना उनके ऊपर टारगेटेड मैसेजिंग की गई थी। एंड बेसिकली हुआ ये था कि आपकी प्रोफाइल को देख करके, आपके इंटरेस्ट वगैरह को देख करके आपको उस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए गए थे ज़बरदस्ती। तो काफ़ी ये पंगे वाली चीज़ हुई थी और ये न्यूज़ में रहा था। दो मेजर जो हमारे कंट्री में जो पार्टी जैसे यूपीए एंड एनडीए को लेकर के काफ़ी मुद्दे में रहा था, और ये नॉट जस्ट इंडिया स्पेसिफिक था, ये वर्ल्ड में दूसरे नेशंस में भी देखने को मिला था इस कैम्ब्रिज एनालिटिका का। सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस होती हैं, मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि रूमर्स, फेक न्यूज़ हो सकती है, इवन हेट स्पीच भी इसके साथ आप ऐड कर सकते हो, है ना। सोशल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती हैं वो, और कुछ गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन, प्रेस एंड सिटीजन्स वगैरह जो होते हैं, ये कुछ ऐसे ट्रेंड्स भी क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए बेस्ड ऑन कि उनकी अपनी कुछ इंटेंशन क्या है, उनका कोई एजेंडा हो सकता है। इन सब को हैंडल करने के लिए अभी तक क्या कुछ स्टेप्स लिए गए थे, तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब यहाँ से जैसे मेंस का, प्रीलिम्स का क्वेश्चन कैसे बनेगा, कोई एक स्टेटमेंट आएगा कि क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर ये मेंशन है कि आपका जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो सोशल मीडिया पे अलाउ नहीं होता है, ये सिर्फ फिजिकल रैलिंग पे होता है। तो ये गलत है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट अलाउ होता है सोशल मीडिया पर भी। और कैंडिडेट्स को अपनी डिटेल्स फर्निश करनी पड़ती है, उनका सोशल मीडिया अकाउंट कौन सा है एंड कितना एक्सपेंडिचर उन्होंने अपने सोशल मीडिया कैंपेनिंग पर किया है। तो एक साइलेंस पीरियड भी होता है, सोशल मीडियाज़ के ऊपर कोई प्रमोशन आप नहीं करेंगे पोलिंग के 48 आवर्स बिफोर तक। तो उसके लिए स्पेशल सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल के ऊपर, एंड वो सब मॉनिटरिंग वगैरह करते हैं। कोड ऑफ एथिक्स, तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स निकाला था जनरल इलेक्शंस 2019 के लिए, ताकि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको हम फ्री, फेयर और एथिकल तरीके से यूज़ कर सकें और हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस काफ़ी इंटीग्रिटी के साथ हो। IT रूल्स 2021, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप 2022 के मेंस के लिए।
तो यहाँ पर बात की गई थी आईटी का जो एक्ट है ना, उसमें एम्पावरमेंट दी गई थी कि ऑर्डिनरी जो यूज़र्स होंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म के, वो अपनी ग्रीवेंसेस, अपनी शिकायत को लेकर के कुछ रिड्रेसल, कुछ निवारण की बात कर सकते हैं। तो ये ऐड किया गया था आईटी रूल 2021 में। इसके अलावा और क्या कुछ मेजर्स हैं जो कि सोशल मीडिया के को पॉलिटिक्स में ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव बनाते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड अप्रोच। तो आपको, जैसे आप खुद एक यूज़र हैं, आपके सामने किस तरह की न्यूज़ आई है, क्या आप उसको चेक करते हैं कि वो उसकी कोई वैलिड बैकग्राउंड है उसका न्यूज़ का नहीं है, या फिर वो रैंडमली किसी ने फॉरवर्ड कर दी गई है? तो ये आपकी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह की अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद को काम करेंगे तो दे कैन हेल्प एंड दे कैन कर्ब द स्प्रेड ऑफ हेट स्पीच और इवन द मिस इन्फॉर्मेशन। कुछ स्टडीज़ करने की ज़रूरत है, हमको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म काम कर रहे होते हैं। इसके लिए रिसर्च करने की ज़रूरत है, पोटेंशियल कितना है, अकॉर्डिंगली हम लोगों को गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। कितना कंटेंट फॉरवर्ड करना है, कितना डेटा को हैंडल करना है, सिटीज़न को कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैंडल करना है, ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। स्टेक होल्डर्स जो हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, अकेडमीज, थिंक टैंक्स, फैक्ट चेकर्स वगैरह होते हैं, इन सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, कोलिशन करना पड़ेगा। जैसे पीआईबी है, अब ये गवर्नमेंट का सोर्स है, तो आपको पता होगा कि पीआईबी का एक फैक्ट चेक आता है। आई थिंक इन्होंने वेबसाइट भी बना दी है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यू कैन फाइंड दिस ऑन ट्विटर, यू कैन फाइंड दम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड और मेजर प्लेटफॉर्म। तो कोई भी ऐसी मेजर न्यूज़ इनके पास जाती है, उसको वेरीफाई करते हैं और एक गवर्नमेंट सोर्स से बता देते हैं कि ये चीज़ सही है या गलत है। जैसे कभी कभी आता है ना, गवर्नमेंट ने ये रिलीज़ कर दिया, गवर्नमेंट ने फलानी चीज़ रिलीज़ कर दी, तो पीआईबी फैक्ट चेक उसको वेरीफाई कर देता है। तो ये है सोशल मीडिया इन पॉलिटिक्स को लेकर के। तो कंक्लूजन यही है कि जिस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से हमको उसका एथिकल डायलेमा ध्यान में रखना पड़ेगा, उसकी नैतिकता, अनैतिकता, आचार विचार, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच के साथ, यानी कि हिस्सेदार ज़्यादा लोग होते हैं, उनको सबको इन्वॉल्व करके चलना पड़ेगा साथ में, किसी को पीछे छोड़ना नहीं है। अभी जो मेंस 2021 हुआ था ना, उसमें देख लो माइंड मैप्स के सारे टॉपिक्स कवर हुए थे और भी बहुत सारे थे। मैं आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूँ। COP 26 अभी मेंस में आया था 2021 में। हंगर माल न्यूट्रिशन का टॉपिक भी आया था, ऑकस वाला भी आया था। 15 फाइनेंस कमीशन था, उन्होंने 14 पूछा था, बट जिसने 15 पढ़ा था उसको पता होता कि 14 में क्या कुछ चेंजेस किए गए थे। अर्थक्वेक का क्वेश्चन भी आया था, अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी का भी आया था, SCO शंघाई कोऑपरेशन का क्वेश्चन था, साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन भी था, कोल माइनिंग का कमर्शियल का डायरेक्ट नहीं था, लेकिन जो मिनरल्स वाला था ना, उसके पॉइंट्स यहाँ से मिल जाते। वुमेन इन जुडिशरी तो डायरेक्ट टॉपिक आया हुआ था। एंटार्क्टिका का और आर्कटिका दोनों आया होता, आर्कटिका भी माइंड में ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्वेश्चन आया था ना, वो एक्चुअली इस टॉपिक से आया था, ये जो NCT में चेंजेस किए गए थे। CBI वर्सेस स्टेट्स आया था, ये सब आपने देखे हुए हैं। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी और NGO का ये क्वेश्चन आया हुआ था। डिजिटल लिटरेसी का क्वेश्चन आया हुआ था। स्टेट फाइनेंस है, जो कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट का इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आया हुआ था। काउंटर टेररिज्म को लेकर के क्वेश्चन आया हुआ था। एयर पोल्यूशन का WHO के जो गाइडलाइंस था ना, ये वही वाला टॉपिक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आए हुए थे। आपको भी अगर ये माइंड मैप्स डाउनलोड करने हो तो 700 से ज़्यादा टॉपिक्स हैं और बहुत करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक हर तरह के हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाउनलोड लिंक है, यू कैन सेव दैम। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक नंबर 1.3 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। तो मेंस 2018 में माइनॉरिटीज़ को लेकर एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक GS 2 में आया था। सो मैच करता हुआ क्वेश्चन था, एग्जैक्टली ये नहीं था, बट मैंने एक आइडिया दे दिया आपको कि इससे कनेक्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ऐसा नहीं है, प्रीलिम्स में क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको ऑप्शन के फॉर्म में ज़रूर मिलता है, माइनॉरिटीज़ आपको कीवर्ड मिल जाएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि माइनॉरिटीज़ पे आपको कितना कुछ पता होना चाहिए। वैसे इस टॉपिक में जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपको दिखाई देगा कि बहुत कुछ है आपको जो फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो गवर्नमेंट है उसने एक काउंटर एफिडेविट अभी तक फाइल नहीं किया है। तो एक प्ली थी जहाँ पर बात की गई थी कि माइनॉरिटी स्टेटस होना चाहिए हिंदूज़ का कुछ स्टेट्स में जहाँ पर उनके नंबर कम हैं। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी स्टेट के बेसिस पर होती है या फिर नेशन वाइज होती है। तो ये जो प्ली फाइल की गई थी, इसमें ये बताया गया था कि जो फॉलोअर्स हैं जुडाइज़म के, बहाइज़म के और हिंदुज़म के, ये किस तरीके से अपना माइनॉरिटी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं उन स्टेट्स में जहाँ पर ये माइनॉरिटी में है। तो ये रिलाई करेगा कि एक मेजॉरिटी का जजमेंट आया था 2002 में TM पाई केस के अंदर, जहाँ पर ये बताया गया था कि आर्टिकल 30 है जो डिफाइन करता है कि क्या रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, उनको कंसिडर किया जाएगा स्टेट वाइज।
तो इसमें कुछ डायरेक्शंस की बात की गई थी सेंटर से कि भाई गाइडलाइंस बताओ स्टेट के अंदर आप कैसे माइनॉरिटीज़ को आइडेंटिफाई करोगे। तो आर्टिकल 30 फंडामेंटल राइट्स में होता है, आपको पता होगा। आर्टिकल ये फंडामेंटल राइट्स की अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो तो जो निमोनिक सेक्शन है उसमें सब बताया हुआ है इजीली फंडामेंटल राइट्स को याद करने का। तो डिस्क्रिप्शन में है वो लिंक, यू कैन डाउनलोड दैट। माइनॉरिटीज़ क्या होते हैं और उसके संबंध में संविधानिक प्रावधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या कुछ होते हैं। अगर आपको माइनॉरिटीज़ का कोई क्वेश्चन आता है तो अगर ये डेफिनेशन लिखेंगे एज़ पर द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन 1946 तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आसान भाषा में समझना हो तो जो लोग अपनी संख्या में कम होते हैं, एथनिक तौर पर, रिलीजियस तौर पर, लिंग्विस्टिक तौर पर, उनको माइनॉरिटी कह दिया जाता है, अल्पसंख्यक। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वर्ड जो माइनॉरिटी है ये या फिर इसका कोई प्लूरल फॉर्म है कुछ आर्टिकल्स में यूज़ किया गया है, 29 में, 30 में, 350A में, 350B में, लेकिन कहीं पर भी माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। तो माइनॉरिटी एक ओपन कैटेगरी की तरह होती है जहाँ पर हम कुछ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक और कुछ कल्चरली डिस्टिंक्टिव ग्रुप्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो आर्टिकल 29 एंड 30 के द्वारा क्या कुछ इनको राइट्स, हक क्या कुछ दिए जाते हैं। कोई भी सेक्शन होगा जो सिटीजन्स का, वो कैसे कंजर्व करेगा अपने खुद के लैंग्वेज एंड कल्चर को, ये बताया जाता है। इसके बाद कोई भी जो सेक्शन होगा वो रिलीजियस हो सकता है, लिंग्विस्टिक हो सकता है, वो कैसे अपने खुद के कल्चर को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करेगा, कैसे एडमिनिस्टर करेगा। फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए स्टेट के द्वारा। ऐसा नहीं कि भाई ये तो ऑलरेडी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक है या फिर ये नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी साइड से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। फिर सिटीजन्स को एक राइट होता है कि उन्हें कोई डिनायल नहीं होगा एडमिशन का इन एनी ऑफ द स्टेट के द्वारा मेंटेन किए गए, फिर स्टेट के द्वारा सपोर्ट किए गए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 29 के अंदर वर्ड जो माइनॉरिटीज़ है ना, उसमें बात की जाती है सेक्शन ऑफ सिटीजन्स की। ध्यान रखना, ये प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो स्कोप है ना इस आर्टिकल का, ये नेसेसरली माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, और सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के अंदर दोनों ही आते हैं। ऑलराइट, सेक्शन में माइनॉरिटी भी आएगा एंड मेजॉरिटी भी आएगा, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 90 टॉक्स अबाउट माइनॉरिटी एंड द मेजॉरिटी ऑफ बोथ। व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 30, यहाँ पर की जाती है दो कैटेगरीज की बात, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें बात की जाएगी आपको 4 डिस्टिंक्ट राइट्स होते हैं, यहाँ माइनॉरिटीज़ की बात। ध्यान रखना 29 एंड 30 में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा 2 आर्टिकल है हमारे पास, 350A एंड 350B। 350 में बात करते हैं हम कि प्राइमरी स्टेज के ऊपर जो माइनॉरिटी के जो इंस्टीट्यूशन वगैरह होते हैं उसमें उनको मदर टंग के अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। और लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक होते हैं इनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहाँ माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात की जाती है, जैसे आर्टिकल 25 ही हो गया, आर्टिकल 26। ये तो सब आपको पता होता है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं, क्योंकि ये तो आप बेसिक होता है हमारे इंडियन पॉलिटी का, बट डू रीड देम, ये कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, डू गो थ्रू देम। अब मेजर चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटीज, जिसको ऑब्वियसली ये टॉपिक का जो टाइटल था वो भी इसी के बेसिस पर था कि आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा। तो कोई भी नेशनल लेवल के ऊपर, सिंस देयर इज़ नो मेजॉरिटी एट द नेशनल लेवल एंड द माइनॉरिटी स्टेटस, जो कि एसेंशियली डिसाइड करेगा। लिंग्विस्टिक के तौर पर ध्यान रखना, कोई मेजॉरिटी नहीं है नेशनल लेवल के ऊपर, एंड जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो एसेंशियली डिसाइड होता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लेवल पर। यही चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिफरेंशिएट करती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो नेशनल लेवल के ऊपर कोई भी अगर प्रोफेस करते हो अपना रिलीजन वगैरह अदर देन हिंदुज़म, तो आप कंपैरेटिवली, क्योंकि हिंदुज़म ज़्यादा है इंडिया के अंदर, ये तो सेंसस बता देता है हमें, तो ये नेशनल लेवल के ऊपर डिफाइन होता है। 1992 में एक नेशनल कमीशन आता है फॉर माइनॉरिटीज़, उसने भी कोई ऐसी डेफिनेशन ऑफर नहीं की थी रिलीजियस माइनॉरिटी को लेकर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाता है कि आप कुछ कम्युनिटीज़ को नोटिफाई कर दो कि ये माइनॉरिटीज़ हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कुछ 5 रिलीजियस कम्युनिटीज़ को, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिज़्म एंड ज़ोरेस्ट्रियंस, यानी कि पारसीज जो होते हैं, कि ये नेशनल रिलीजियस माइनॉरिटीज़, और ये 1993 से डिफाइंड है। इस लिस्ट को 2014 में अमेंड करके इसमें जैन्स को ऐड कर दिया गया था, बट ध्यान रहे ये नोटिफाइड है। नोटिफाइड वर्ड ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पे। नेशनल लेवल की जो माइनॉरिटी है ये एक स्टेटस देती है एंटायर कंट्री के लिए, इर्रेस्पेक्टिव उसकी लोकल पॉपुलेशन क्या है। मान लीजिए कोई स्टेट ए है, एक स्टेट बी है। अब नेशनल लेवल के ऊपर हिंदुज़म जो है इसके
ये मेजॉरिटी में है। हो सकता है कि स्टेट बी के अंदर हिंदुज़म जो है वो मेजॉरिटी में ना हो, माइनॉरिटी में हो, लेकिन रिलीजन के मामले में हम लोग कंसिडर करेंगे नेशनल लेवल वाले को। अब इसके संबंध में ही सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस रहे हैं जो पास्ट में दिए गए थे। 1958 में, बहुत ही पहले, केरला एजुकेशन का एक बिल आया था। तो यहाँ पर बात की गई थी कि कैसे हम लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी को उनका स्टेटस प्रोवाइड करेंगे। तो कोर्ट ने कहा था कि माइनॉरिटी का सिंपल सा अर्थ होता है कि कोई भी ऐसी कोई कम्युनिटी जो 50% से लेस हो। बट प्रॉब्लम ये थी, उन्होंने ये नहीं बताया कि 50% ऑफ व्हाट। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जो 50% से कम हो। अब वो हो सकता है कि किसी मोहल्ले में हो, किसी डिस्ट्रिक्ट में हो, किसी स्टेट में हो, किसी या फिर दूसरे रिलीजन के कंपैरिजन में हो। तो कंपैरिजन किससे करना है 50% का, ये वहाँ डिफाइन नहीं हो पाया था। 1971 में डीएवी कॉलेज का एक केस होता है, तो वहाँ पर ये बताया गया था कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होंगी, डिटरमाइन की जाएंगी इन रिलेशन टू द पर्टिकुलर लेजिस्लेशन, यानी कि कोई पर्टिकुलर एक्ट आप पास कर रहे हो। जैसे कोई फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है आर्टिकल 29-30 में, तो मान लो किसी लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात की जा रही है, तो उन्होंने कहा था कि जो पर्टिकुलर एक्ट होगा ना, उसके अकॉर्डिंगली आप डिफाइन करते हुए चलो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कौन से होंगे। TMI पाई केस था 2002 के अंदर, कोर्ट के कंक्लूजन पे आया था। कोर्ट ने कहा कि देखो, हमारे देश के अंदर जो स्टेट्स हैं ना, ये लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, भाषाओं के ऊपर इनको हमने विभाजन किया, इनका डिवीज़न किया है। तो हम लोग जो लैंग्वेज होती है ना, उसको हम स्टेट वाइज ही डिफ़ाइन करेंगे कि उस स्टेट में ये लैंग्वेज माइनॉरिटी में, उस स्टेट में लैंग्वेज मेजॉरिटी के अंदर है। तो ये TMI पाई केस में आया था। बाल पाटिल केस आता है 2005 के अंदर। यहाँ पर बात की गई थी कि हम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। तो रिलीजियस को ऊपर वाले केस के अकॉर्डिंग 2002 के वाले कि इनको स्टेट के अकॉर्डिंग किया जाएगा, और जो डिक्लेयर करना होगा रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, वो नेशन वाइड होगा। ये 2-4 चीज़ें थी जो आप ध्यान रख लेंगे ना, क्योंकि ऐसा देखा गया था जैसे क्रिश्चियंस जो हैं ये मेजॉरिटी में आपको मिलेंगे मिज़ोरम में, मेघालय, नागालैंड में, बट अरुणाचल, गोवा, केरला, मणिपुर के अंदर ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो बट नेशनल लेवल के ऊपर ही ओवरऑल माइनॉरिटी में डिक्लेयर किए जाते हैं। तो यही डिफ़ाइन किया गया था। तो हमारे पास एक अच्छा आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होना चाहिए जो बताए कि भाई कितना लेजिटिमेट शेयर है, कौन से स्टेट के कितने रिसोर्सेज वगैरह हैं, ताकि इस मुद्दे को जल्दी जल्दी ख़त्म किया जा सके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला था कि भाई बताओ आपने क्या स्टेटस बताना है, कैसे आप एक्सप्रेस करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। पॉलिटी इन गवर्नेंस का टॉपिक नंबर 1.4 है। दिस वन टॉक्स अबाउट डेटा कॉलोनाइजेशन। सो रिसेंटली एक राइटर एंड हिस्टोरियन है युवल नोआ हरारी, उन्होंने पूरे विश्व को चेतावनी दी है कि अगर हम बहुत ज़्यादा निर्भर करेंगे डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, इसके कारण डेटा कॉलोनियलिज्म आ सकता है। उसके कारण क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक कॉरपोरेशंस बन जाएंगी और बहुत ही टायरेंट गवर्नमेंट्स बन जाएंगी। तो उन्होंने कहा था कि जो बिग डेटा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा जो डेटा होता है वो एक जगह पे एक्यूमुलेट हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। तो कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं कुछ कंट्रीज़ की जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है डेटा कॉलोनाइजेशन का एंड डिजिटल डिक्टेटरशिप का। किस तरीके से इंटरनेट को यूज़ किया जा रहा है एक्सपोनेंशियली पिछले डेकेड के अंदर, 10 सालों में। अगर 2010 के बाद आप देखोगे फेसबुक आता है, व्हाट्सएप आता है, इंस्टाग्राम आता है और मेजर स्नैपचैट वगैरह चैट्स आते हैं, जहाँ बहुत सारा डेटा यूट्यूब के ऊपर सडनली कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएटर्स बढ़ जाते हैं, टिकटॉक जैसी चीज़ें आ रही होती हैं। तो डिजिटल कॉलोनलिज्म का एक प्रोसेस होता है जहाँ पर बहुत सारे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो होते हैं, MNCs होते हैं, ये अपनी ऑनरशिप डिफाइन करेंगे। जैसे भाई ये कल को अमेज़ॉन बोल देता है कि भाई हमने तो इतना डेटा कलेक्ट किया। अमेज़ॉन के पास आपका फ़ोन नंबर है, आपकी शॉपिंग चॉइसेस हैं, आप क्या सर्च करते हो, है ना, आपने कितना पेमेंट किया है, सारे ट्रांजेक्शन डिटेल्स उनके थ्रू जा रही होती हैं। तो बहुत सारा डेटा होता है उनके पास। फिर आता है डेटा डिक्टेटरशिप। कुछ ग्रुप्स हैं, कॉरपोरेशंस होते हैं, ये मोनोपलाइज कर सकते हैं, इनके पास पावर होती है, डेटा होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकती है ना। तो ये एक्सट्रीमली अनइक्वल सोसाइटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। एक टोटलिटेरियनिज्म का रिजीम आ सकता है ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। तो टोटलिटेरियनिज्म का एक कॉन्सेप्ट जो होता है, इसमें बात की जाती है कि एक सिंगल पार्टी बहुत ज़्यादा पावर में होती है। जैसे जो माओ जेडुंग का जो रूल था चाइना के अंदर, वो क्या था, वो टोटलिटेरियनिज्म ही था। तो आज की डेट में भी होता है। हिटलर वाला जो था, एक पार्टी एक्सट्रीम मेजॉरिटी में चली जाती है, मोस्ट पावरफुल बन जाती है, दूसरी पार्टी उसकी वैल्यू में कुछ भी नहीं रहती है। इंडिया में ऐसा नहीं रहा है। इंडिया में अक्सर ये रहा है कि एक पार्टी अगर पावर में रही तो दूसरी उसको काउंटर करने के लिए हमेशा से अवेलेबल रही है। जैसे इस बार की जो इलेक्शंस थे, आप लोगों ने देखा होगा मेजरली 4 स्टेट्स में, तो सडनली 4 स्टेट्स थे जहाँ पर जो इनकम्बेंट पार्टी थी उसने दोबारा से अपनी पोजीशन को होल्ड किया था। पंजाब के अंदर एक नई पार्टी निकल के आती है,
कुछ जो पहले से पुरानी जो पार्टीज़ थी उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में जो मल्टीपल पार्टी सिस्टम है काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो क्या क्या पॉसिबल इम्पैक्ट होंगे डेटा कॉलोनाइजेशन के और डिजिटल डिक्टेटरशिप के? इकोनॉमिक मोनोपोली आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि कल को ऐसा हो कि सारे के सारा जो सोसाइटी है, सिटीजनशिप होती है, वो कुछ कॉरपोरेशंस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, है ना। जैसे मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो कस्टमर की लाइक, प्रेफरेंसेस और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक कंपनी का डेटा हार्वेस्ट करेगी वर्ल्ड के अंदर, तो कल को पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मोनोपलाइज कर सकती है। एग्जाम्पल देता हूँ एशियन पेंट्स का। एशियन पेंट्स इतना ज़्यादा पावरफुल तरीके से काम करता है ना कि हमको पता भी नहीं चलता है। 1956 के आसपास इनकी कंपनी इस्टेब्लिश होती है, तब इन्होंने सुपर कंप्यूटर परचेज़ किया था उस ज़माने के अंदर, इनके जो ऑनर थे, और उन्होंने पूरा का पूरा डेटा स्टडी किया था। आई थिंक एक सरदार जी थे इनके ऑनर स्टार्टिंग में। अब आई डोंट नो ही इज़ अलाइव और नॉट, बट आई हैव सीन द स्टोरी ऑफ दिस कंपनी। इट्स अ वेरी पावरफुल स्टोरी। तो ही स्टार्टेड टू स्टडी द डेटा कि लोग किस तरह के पेंट पसंद कर रहे हैं, लोग चेंज करवा रहे हैं तो क्या कैसे चेंज करवा रहे होते हैं। बेस्ड ऑन दैट उन्होंने बहुत ही एक अच्छा सिस्टम क्रिएट किया था। इसलिए आप देखो कि मोस्ट पॉपुलर पेंट है ये। दूसरे जाते हैं, नैरोलैक वगैरह होता है, वो बर्जर करके भी आता है कुछ, और भी बहुत सारे आते हैं, बट दे डू नॉट डोमिनेट एज मच एज एशियन पेंट डोमिनेट करता है। इट्स ऑल अबाउट कि उन्होंने स्टडी किया था, तो उनके पास इतना डेटा हो चुका था कि उनकी मोनोपोली एक तरीके से। तो इकोनॉमिक मोनोपोली हो सकती है अर्थव्यवस्था के दौर पर, और टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली भी हो सकती है। कुछ बहुत ही सॉफ्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा है। जैसे आप देखोगे 10 में से 5 जो टॉप मार्केट शेयर जिनके पास कंपनीज़ के पास, वो सारी की सारी यूएस के टेक जाइंट्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़न हो गया है, फेसबुक हो गया है, गूगल हो गया, ये सब के सब यूएस के टेक जाइंट्स हो गए हैं मेजरली। प्रीवेसी का इशू हो सकता है। इंडिया के अंदर 600 मिलियन से ऊपर इंटरनेट यूज़र्स रहे हैं, जो हमारा मोस्टली टाइम ऑनलाइन निकलता है। राइट नाउ भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ऑनलाइन ही देख रहे हो। तो जैसे बहुत सारे पोटेंशियल होता है कि इन्फॉर्मेशन को लोगों को गलत तरीके से हैंडल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। आजकल भी जैसे अपना जो डेटा प्रिवेसी का जो डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है, उसमें यही बात की जा रही थी कि आपका डेटा कहाँ पर स्टोर होगा। तो वो अभी तक चल ही रहा है, पार्लियामेंट में ही है, कमेटीज़ ने उसको पास तो कर दिया था, लेट्स सी उसका अपडेट कब आता है। तो प्रिवेसी को लेकर ही है वो। सर्वेलेंस यानी कि जैसे कुछ सॉफ्टवेयर हैं, पेगासस न्यूज़ में था कि जो इजराइल की किसी कंपनी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, तो व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू आई थिंक इंस्टॉल हो जाता है, आपकी डिवाइस को पूरा का पूरा ट्रैक कर रहा होता है। तो कंपनी ने ही कहा था कि हम ये सॉफ्टवेयर सिर्फ गवर्नमेंट को सेल करते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को नहीं करते हैं सेल। स्नूपिंग केसेस होते हैं, यानी कि ताक झांक की करना होता है किसी के दूसरे के डिवाइस में, उनकी पूरा का पूरा रूटीन के अंदर, हैबिट्स के अंदर। साइबर क्राइम पर जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ही साइबर क्राइम की चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो चीज़ों को कितना ऑर्गेनाइज करना है, कितना कोलैबोरेटिव रखना है, ये डिपेंड करेगा। इसको लेकर के हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क के कुछ ढांचे हैं डेटा को बैलेंस क्रिएट करने के लिए। जैसे हमारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है 2019 का, इसमें हम कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज थी, एक होगा सेंसिटिव पर्सनल डेटा, एक होगा क्रिटिकल और एक होगा पर्सनल डेटा। तो सेंसिटिव डेटा में आप क्या कर सकते हो, स्टोर इंडिया में करोगे, बट आपके पास एक पॉसिबिलिटी है आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो दूसरी कंट्री के अंदर। क्रिटिकल के अंदर आपको स्टोर इंडिया में ही क्या करना है, प्रोसेसिंग सारी की सारी इंडिया में ही होगी। पर्सनल डेटा के अंदर डिपेंड करेगा, अदर देन सेंसिटिव और क्रिटिकल डेटा होता है, तो ऐसा उसमें कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको उसको इंडिया में स्टोर करना होगा। और उसके बाद अलावा 2017 में आया था, आई थिंक ये 17-18 में पुट्टास्वामी केस आया था, वहाँ पर राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया था। ये तो आपको पता होगा, अभी 2021 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया भी था राइट टू प्रिवेसी को लेकर, और ये इससे पहले भी 1-2 साल पहले पूछा भी गया था ये, उसमें ये ऑप्शन में गिवन था। इस साल उन्होंने उसी पर क्वेश्चन बना दिया था। सो दिस इज़ हाउ रेपिटेशन ऑल्सो हैपन्स। ग्लोबल लेवल के ऊपर ओसाका फ्रेमवर्क है, बट इंडिया ने ओसाका ट्रैक को साइन किया ही नहीं है। तो G20 कंट्रीज़ का था ये ओसाका ट्रैक को लेकर कि इंटरनेट की रूल मेकिंग में डिजिटल इकोनॉमी को लेकर के कैसे डेटा फ्लो करेगा, इनको लेकर के कुछ एक्ट्स या फिर कुछ फ्रेमवर्क होना चाहिए। सो मेजरली यू रिमेंबर ओसाका आउट ऑफ इंडिया, बट इंडिया हैज़ नॉट येट साइंड इट। एंड इंडिया के अंदर PDP बिल हमारा, अब ये PDP बिल आएगा कब एक्चुअल में, तो देखते हैं, पॉसिबली नेक्स्ट जनरल इलेक्शन से पहले आ जाएगा। वे फॉरवर्ड क्या आ सकते हैं, जो भी हमारा रेजीम बनाया हुआ अभी तक का, हालांकि PDP वाला ही है, बाकी कुछ IT एक्ट्स भी होते हैं, IPC वगैरह भी होते हैं, लेकिन उनको पॉलिसीज़ के साथ अलाइन नहीं किया हुआ। जो भी नीतियाँ हम बना रहे होते हैं उनके साथ अलाइन करने की ज़रूरत है। एंड हमें प्रिवेसी को डिज़ाइन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली एनकरेज करना पड़ेगा। जहाँ पर हो सके, जितना हो सकता है वहाँ पर कंसेंट लिया जाए, वहाँ पर इंसान की सहमति ली जाए कि डेटा कलेक्ट करना है नहीं करना है। जैसे आप लोग देखते हो, जैसे मैं तो एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ करता हूँ,
तो एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर क्या होता है कि जब भी आपका कोई पर्सनल कोई एक्सेस करना होता है डेटा का, तो हर ऐप आपसे पूछ लेती है कि डू यू अलाउ दिस डेटा टू बी एक्सेस्ड बाय दिस ऐप, येस और नो। तो आप डिसाइड कर लेते हो। ग्लोबल डेटा गवर्नेंस होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी के लिए हमको ऐसा कुछ डेटा मैनेज करने के लिए जिसमें ग्लोबल डेटा रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हों, और ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी सपोर्ट मिल सके। लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ काम करो। जैसे अगर हम बात करते हैं, रिसेंटली ना यूएस ने एक समिट करवाया था डेमोक्रेटिक नेशंस का, जहाँ पर उन्होंने ऑब्वियस सी बात है कि चाइना को इनवाइट नहीं किया था और पाकिस्तान ने उसको अटेंड नहीं किया था। तो वो क्या था, लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के लिए था कि जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है उनको लाइक माइंडेड बनाया जाएगा। ऐसे बहुत सारे नेशंस होते हैं, जैसे इंडिया हो गया, कहीं ना कहीं फ्रांस के साथ, यूएस के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये हमारे लाइक माइंडेड नेशंस होते हैं। तो ऐसे ही नेशंस को हमको डिजिटली भी ध्यान रखना पड़ेगा, डेटा को लेकर भी। पर्सनल डेटा का प्रोटेक्शन का जो लॉ है थोड़ा सा रॉबस्ट होना चाहिए, और ज़रूरत है कि हम ये जो डिजिटल डिक्टेटरशिप है इसको ट्रैक ज़रूर करें और फिर टैकल भी करें। तो रॉबस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव पीडीबी बिल हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, साथ साथ लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ चीज़ें थी इस टॉपिक के अंदर। दैट्स इट। अभी जो मेंस 2021 हुआ था ना, उसमें देख लो माइंड मैप्स के सारे टॉपिक्स कवर हुए थे और भी बहुत सारे थे। मैं आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूँ। COP 26 अभी मेंस में आया था 2021 में। हंगर माल न्यूट्रिशन का टॉपिक भी आया था, ऑकस वाला भी आया था। 15 फाइनेंस कमीशन था, उन्होंने 14 पूछा था, बट जिसने 15 पढ़ा था उसको पता होता कि 14 में क्या कुछ चेंजेस किए गए थे। अर्थक्वेक का क्वेश्चन भी आया था, अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी का भी आया था, SCO शंघाई कोऑपरेशन का क्वेश्चन था, साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन भी था। कोल माइनिंग का कमर्शियल का डायरेक्ट नहीं था, लेकिन जो मिनरल्स वाला था ना उसके पॉइंट्स यहाँ से मिल जाते। वुमेन इन जुडिशरी तो डायरेक्ट टॉपिक आया हुआ था। एंटार्क्टिका का और आर्कटिका दोनों आया होता। आर्कटिका भी माइंड में ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्वेश्चन आया था ना, वो एक्चुअली इस टॉपिक से आया था। ये जो NCT में चेंजेस किए गए थे, CBI वर्सेस स्टेट्स आया था, ये सब आपने देखे हुए हैं। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी और NGO का ये क्वेश्चन आया हुआ था। डिजिटल लिटरेसी का क्वेश्चन आया हुआ था। स्टेट फाइनेंस है जो कैपिटल बजट और रिवेन्यू बजट का इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आया हुआ था। काउंटर टेररिज्म को लेकर के क्वेश्चन आया हुआ था। एयर पोल्यूशन का WHO के जो गाइडलाइंस थे ना, ये वही वाला टॉपिक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आए हुए थे। आपको भी अगर ये माइंड मैप्स डाउनलोड करने हो तो 700 से ज़्यादा टॉपिक्स हैं और बहुत करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक इन हर तरह के हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाउनलोड लिंक है, यू कैन सेव दैम। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का न्यूज़ इन शॉर्ट वाला सेक्शन देख लेते हैं अब। तो पहला इसमें टॉपिक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो स्टार कैंपेनर पर एक रेस्ट्रिक्शन लगाया था उसे अब रिस्टोर कर दिया, हटा दिया है रिस्ट्रिक्शन को। सो वो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था कोविड को ध्यान में रखते हुए। हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये जानना कि स्टार कैंपेनर्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आने के चांसेस यहीं से बनते हैं। तो जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी कैंपेनिंग करने जाती है, अपना प्रचार करने जाती है, तो उसमें लिमिट्स होती हैं। जैसे कि अगर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होगी तो उनके 40 स्टार कैंपेनर्स होंगे। क्या बेनिफिट होता है स्टार कैंपेनर्स का? इनके कुछ एक्सपेंडिचर वगैरह में इनको कुछ कंसेशन मिल जाता है, वो हम देखेंगे अभी आगे। लेकिन अगर आपकी पार्टी अनरिकॉग्नाइज्ड है तो आप मैक्सिमम 20 ऐसे स्टार कैंपेनर्स अप्लाई कर सकते हो। लिस्ट ऑफ स्टार कैंपेनर जो ना, ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को बताई जाती है एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को विद इन अ वीक। इसके साथ में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होती है ना, उन पे स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए स्टार कैंपेनर्स को नॉमिनेट किया जाता है। ये आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर। ये कन्फ्यूजन मत रखना, 1950 51 में दोनों में ना डिफरेंसेस हैं। वो आप जब अपना पढ़ते हो पॉलिटी तो आपको समझ में आ जाएगा, उसको लिख के रख लेना एक पेपर पर। बेस्ड ऑन दैट बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मेजर चीज़ होती है। एंड इसमें एक और जो ध्यान रखने की वाली बात ये है कि ऐसा भी कोई लॉ नहीं जिसने डिफ़ाइन किया हो कि वो स्टार कैंपेनर कौन होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी अपने आप इंटरनली डिसाइड करती हैं। तो जो भी खर्चा लगता है ना कैंपेनिंग करने के ऊपर एक नोटिफाइड स्टार कैंपेनर का, उसको इलेक्शन के एक्सपेंडिचर से एग्जेम्पशन मिल जाता है। अगर कोई एक स्टार कैंपेनर है और उसके साथ एक दूसरा कैंडिडेट भी साथ में अगर कैंपेनिंग करता है, तो स्टार कैंपेनर का जो एक्सपेंडिचर होता है ना, वो दूसरे वाले जो कैंडिडेट साथ में होता है उसके एक्सपेंडिचर में ऐड हो जाएगा। यानी कि वो इलेक्शन के एक्सपेंडिचर में ऐड हो जाएगा, एक्सेप्ट उसका ट्रैवल का एक्सपेंडिचर। तो स्टार कैंपेनिंग इज़ मोर अबाउट सेविंग सम एक्सपेंडिचर बाय पुटिंग इट इनटू इलेक्शन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एक इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के प्रोजेक्ट को। अब वर्ड अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नाम ध्यान रखना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है 2022 से 2026 तक के लिए बेसिकली।
तो एक ई कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की जो बनाई गई थी, उसने कहा था कि जो भी क्रिमिनल सिस्टम का जो पूरा का पूरा डेटा है ना, इसको आप इस तरीके से इस्टेब्लिश कीजिए कि सारा का सारा इंटरऑपरेबल हो। मान लीजिए दिल्ली में कोई क्राइम हुआ है, उसके रिगार्डिंग किसी क्रिमिनल को लेकर कोई डेटा अगर रिकॉर्ड किया जा रहा है तो इमीडिएटली वो चेन्नई में अपडेट हो जाना चाहिए, चेन्नई की पुलिस के पास भी। तो उसमें पुलिस, ई फॉरेंसिक, ई कोर्ट हो गया, ई प्रोसिक्यूशन, ई प्रिजन, सब कुछ एक सिस्टम के ऊपर आ जाएगा। तो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड होगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखने का ये है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिस्पॉन्सिबल होगा ICGS को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और साथ में अपनी मदद लेगा NIC का, विच इज़ नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। आप लोग कभी कभी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में देखते होंगे ना .NIC करके, वो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स के थ्रू ही हैंडल की जाती है। फ़ायदा ये होगा, स्पीडी और बहुत ट्रांसपेरेंट जस्टिस डिलीवरी होगा। स्मार्ट पुलिसिंग को हम यहाँ से प्रमोट करेंगे। ई कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की जिसने ये प्रोजेक्ट की बात की थी, वो एक गवर्निंग बॉडी है। इनका काम ही होता है ई कोर्ट के प्रोजेक्ट्स को ओवरसी करना। तो इंडिया का एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है। पैन इंडिया वर्ड का मतलब होता है कि पूरे के पूरे इंडिया के लिए, तो जुडिशियल सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ताकि यहाँ पर ICT के द्वारा जो भी फैसिलिटीज़ है उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो बस ये 2 ही टॉपिक थे 1.5 में। यहाँ पर पॉलिटी वाला सेक्शन फिनिश होता है हमारा। अभी जो मेंस 2021 हुआ था ना, उसमें देख लो माइंड मैप्स के सारे टॉपिक्स कवर हुए थे और भी बहुत सारे थे। मैं आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूँ। COP 26 अभी मेंस में आया था 2021 में। हंगर माल न्यूट्रिशन का टॉपिक भी आया था, ऑकस वाला भी आया था। 15 फाइनेंस कमीशन था, उन्होंने 14 पूछा था, बट जिसने 15 पढ़ा था उसको पता होता कि 14 में क्या कुछ चेंजेस किए गए थे। अर्थक्वेक का क्वेश्चन भी आया था, अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी का भी आया था, SCO शंघाई कोऑपरेशन का क्वेश्चन था, साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन भी था। कोल माइनिंग का कमर्शियल का डायरेक्ट नहीं था, लेकिन जो मिनरल्स वाला था ना, उसके पॉइंट्स यहाँ से मिल जाते। विमेन इन जुडिशरी तो डायरेक्ट टॉपिक आया हुआ था। एंटार्क्टिका का और आर्कटिका दोनों आया होता। आर्कटिका भी माइंड में ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्वेश्चन आया था ना, वो एक्चुअली इस टॉपिक से आया था। ये जो NCT में चेंजेस किए गए थे, CBI वर्सेस स्टेट्स आया था, ये सब आपने देखे हुए हैं। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी और NGO का ये क्वेश्चन आया हुआ था। डिजिटल लिटरेसी का क्वेश्चन आया हुआ था। स्टेट फाइनेंस है जो कैपिटल बजट और रिवेन्यू बजट का इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आया हुआ था। काउंटर टेररिज्म को लेकर के क्वेश्चन आया हुआ था। एयर पोल्यूशन का ये WHO के जो गाइडलाइंस थे ना, ये वही वाला टॉपिक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आए हुए थे। आपको भी अगर ये माइंड मैप्स डाउनलोड करने हो तो 700 से ज़्यादा टॉपिक्स हैं और बहुत करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक इन हर तरह के हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाउनलोड लिंक है, यू कैन सेव दैम। अभी जो मेंस 2021 हुआ था ना, उसमें देख लो माइंड मैप्स के सारे टॉपिक्स कवर हुए थे और भी बहुत सारे थे। मैं आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूँ। COP 26 अभी मेंस में आया था 2021 में। हंगर माल न्यूट्रिशन का टॉपिक भी आया था, ऑकस वाला भी आया था। 15 फाइनेंस कमीशन था, उन्होंने 14 पूछा था, बट जिसने 15 पढ़ा था उसको पता होता कि 14 में क्या कुछ चेंजेस किए गए थे। अर्थक्वेक का क्वेश्चन भी आया था, अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी का भी आया था, SCO शंघाई कोऑपरेशन का क्वेश्चन था, साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन भी था। कोल माइनिंग का कमर्शियल का डायरेक्ट नहीं था, लेकिन जो मिनरल्स वाला था ना, उसके पॉइंट्स यहाँ से मिल जाते। विमेन इन जुडिशरी तो डायरेक्ट टॉपिक आया हुआ था। एंटार्क्टिका का और आर्कटिका दोनों आया होता। आर्कटिका भी माइंड में ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्वेश्चन आया था ना, वो एक्चुअली इस टॉपिक से आया था। ये जो NCT में चेंजेस किए गए थे, CBI वर्सेस स्टेट्स आया था, ये सब आपने देखे हुए हैं। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी और NGO का ये क्वेश्चन आया हुआ था। डिजिटल लिटरेसी का क्वेश्चन आया हुआ था। स्टेट फाइनेंस है जो कैपिटल बजट और रिवेन्यू बजट का इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आया हुआ था। काउंटर टेररिज्म को लेकर के क्वेश्चन आया हुआ था। एयर पोल्यूशन का ये WHO के जो गाइडलाइंस थे ना, ये वही वाला टॉपिक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आए हुए थे। आपको भी अगर ये माइंड मैप्स डाउनलोड करने हो तो 700 से ज़्यादा टॉपिक्स हैं और बहुत करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक इन हर तरह के हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाउनलोड लिंक है, यू कैन सेव दैम। अभी जो मेंस 2021 हुआ था ना, उसमें देख लो माइंड मैप्स के सारे टॉपिक्स कवर हुए थे और भी बहुत सारे थे। मैं आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूँ। COP 26 अभी मेंस में आया था 2021 में। हंगर माल न्यूट्रिशन का टॉपिक भी आया था, ऑकस वाला भी आया था। 15 फाइनेंस कमीशन था, उन्होंने 14 पूछा था, बट जिसने 15 पढ़ा था उसको पता होता कि 14 में क्या कुछ चेंजेस किए गए थे। अर्थक्वेक का क्वेश्चन भी आया था, अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी का भी आया था, SCO शंघाई कोऑपरेशन का क्वेश्चन था, साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन भी था। कोल माइनिंग का कमर्शियल का डायरेक्ट नहीं था, लेकिन जो मिनरल्स वाला था ना, उसके पॉइंट्स यहाँ से मिल जाते। विमेन इन जुडिशरी तो डायरेक्ट टॉपिक आया हुआ था। एंटार्क्टिका का और आर्कटिका दोनों आया होता। आर्कटिका भी माइंड में ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्वेश्चन आया था ना, वो एक्चुअली इस टॉपिक से आया था। ये जो NCT में चेंजेस किए गए थे, CBI वर्सेस स्टेट्स आया था, ये सब आपने देखे हुए हैं। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी और NGO का ये क्वेश्चन आया हुआ था।
डिजिटल लिटरेसी का क्वेश्चन आया हुआ था, स्टेट फाइनेंस है जो कैपिटल बजट और रिवेन्यू बजट का इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आया हुआ था, काउंटर टेररिज्म को लेकर के क्वेश्चन आया हुआ था, एयर पोल्यूशन का WHO के जो गाइडलाइंस थे ना, ये वही वाला टॉपिक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आए हुए थे। आपको भी अगर ये माइंड मैप्स डाउनलोड करने हो तो 700 से ज़्यादा टॉपिक्स हैं और बहुत करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक इन हर तरह के हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाउनलोड लिंक है, यू कैन सेव दैम। अभी जो मेंस 2021 हुआ था ना, उसमें देख लो माइंड मैप्स के सारे टॉपिक्स कवर हुए थे और भी बहुत सारे थे। मैं आपको कुछ सैम्पल दिखा देता हूँ। COP 26 अभी मेंस में आया था 2021 में। हंगर माल न्यूट्रिशन का टॉपिक भी आया था, ऑकस वाला भी आया था। 15 फाइनेंस कमीशन था, उन्होंने 14 पूछा था, बट जिसने 15 पढ़ा था उसको पता होता कि 14 में क्या कुछ चेंजेस किए गए थे। अर्थक्वेक का क्वेश्चन भी आया था, अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी का भी आया था, SCO शंघाई कोऑपरेशन का क्वेश्चन था, साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन भी था। कोल माइनिंग का कमर्शियल का डायरेक्ट नहीं था, लेकिन जो मिनरल्स वाला था ना, उसके पॉइंट्स यहाँ से मिल जाते। वुमेन इन जुडिशरी तो डायरेक्ट टॉपिक आया हुआ था। एंटार्क्टिका का और आर्कटिका दोनों आया होता। आर्कटिका भी माइंड मैप ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्वेश्चन आया था ना, वो एक्चुअली इस टॉपिक से आया था। ये जो NCT में चेंजेस किए गए थे, CBI वर्सेस स्टेट्स आया था, ये सब आपने देखे हुए हैं। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी और NGO का ये क्वेश्चन आया हुआ था। डिजिटल लिटरेसी का क्वेश्चन आया हुआ था, स्टेट फाइनेंस है जो कैपिटल बजट और रिवेन्यू बजट का इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आया हुआ था। काउंटर टेररिज्म को लेकर के क्वेश्चन आया हुआ था। एयर पोल्यूशन का WHO के जो गाइडलाइंस थे ना, ये वही वाला टॉपिक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आए हुए थे। आपको भी अगर ये माइंड मैप्स डाउनलोड करने हो तो 700 से ज़्यादा टॉपिक्स हैं और बहुत करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक इन हर तरह के हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाउनलोड लिंक है, यू कैन सेव दैम। अभी जो मेंस 2021 हुआ था ना, उसमें देख लो माइंड मैप्स के सारे टॉपिक्स कवर हुए थे और भी बहुत सारे थे। मैं आपको कुछ सैम्पल दिखा देता हूँ। COP 26 अभी मेंस में आया था 2021 में। हंगर माल न्यूट्रिशन का टॉपिक भी आया था, ऑकस वाला भी आया था। 15 फाइनेंस कमीशन था, उन्होंने 14 पूछा था, बट जिसने 15 पढ़ा था उसको पता होता कि 14 में क्या कुछ चेंजेस किए गए थे। अर्थक्वेक का क्वेश्चन भी आया था, अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी का भी आया था, SCO शंघाई कोऑपरेशन का क्वेश्चन था, साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन भी था। कोल माइनिंग का कमर्शियल का डायरेक्ट नहीं था, लेकिन जो मिनरल्स वाला था ना, उसके पॉइंट्स यहाँ से मिल जाते। वुमेन इन जुडिशरी तो डायरेक्ट टॉपिक आया हुआ था। एंटार्क्टिका का और आर्कटिका दोनों आया होता। आर्कटिका भी माइंड मैप ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्वेश्चन आया था ना, वो एक्चुअली इस टॉपिक से आया था। ये जो NCT में चेंजेस किए गए थे, CBI वर्सेस स्टेट्स आया था, ये सब आपने देखे हुए हैं। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी और NGO का ये क्वेश्चन आया हुआ था। डिजिटल लिटरेसी का क्वेश्चन आया हुआ था, स्टेट फाइनेंस है जो कैपिटल बजट और रिवेन्यू बजट का इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आया हुआ था। काउंटर टेररिज्म को लेकर के क्वेश्चन आया हुआ था। एयर पोल्यूशन का WHO के जो गाइडलाइंस थे ना, ये वही वाला टॉपिक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आए हुए थे। आपको भी अगर ये माइंड मैप्स डाउनलोड करने हो तो 700 से ज़्यादा टॉपिक्स हैं और बहुत करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक इन हर तरह के हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाउनलोड लिंक है, यू कैन सेव दैम। अभी जो मेंस 2021 हुआ था ना, उसमें देख लो माइंड मैप्स के सारे टॉपिक्स कवर हुए थे और भी बहुत सारे थे। मैं आपको कुछ सैम्पल दिखा देता हूँ। COP 26 अभी मेंस में आया था 2021 में। हंगर माल न्यूट्रिशन का टॉपिक भी आया था, ऑकस वाला भी आया था। 15 फाइनेंस कमीशन था, उन्होंने 14 पूछा था, बट जिसने 15 पढ़ा था उसको पता होता कि 14 में क्या कुछ चेंजेस किए गए थे। अर्थक्वेक का क्वेश्चन भी आया था, अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी का भी आया था, SCO शंघाई कोऑपरेशन का क्वेश्चन था, साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन भी था। कोल माइनिंग का कमर्शियल का डायरेक्ट नहीं था, लेकिन जो मिनरल्स वाला था ना, उसके पॉइंट्स यहाँ से मिल जाते। वुमेन इन जुडिशरी तो डायरेक्ट टॉपिक आया हुआ था। एंटार्क्टिका का और आर्कटिका दोनों आया होता। आर्कटिका भी माइंड मैप ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्वेश्चन आया था ना, वो एक्चुअली इस टॉपिक से आया था। ये जो NCT में चेंजेस किए गए थे, CBI वर्सेस स्टेट्स आया था, ये सब आपने देखे हुए हैं। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी और NGO का ये क्वेश्चन आया हुआ था। डिजिटल लिटरेसी का क्वेश्चन आया हुआ था, स्टेट फाइनेंस है जो कैपिटल बजट और रिवेन्यू बजट का इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आया हुआ था। काउंटर टेररिज्म को लेकर के क्वेश्चन आया हुआ था। एयर पोल्यूशन का WHO के जो गाइडलाइंस थे ना, ये वही वाला टॉपिक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आए हुए थे। आपको भी अगर ये माइंड मैप्स डाउनलोड करने हो तो 700 से ज़्यादा टॉपिक्स हैं और बहुत करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक इन हर तरह के हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाउनलोड लिंक है, यू कैन सेव दैम।